तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला रिवीजन सेशन कॉस्टिंग का फॉर मई 2022 एग्जामिनेशन। तो पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये रिवीजन सेशंस सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट होंगे जिस स्टूडेंट ने पहले कहीं से भी पढ़ रखा हो, लेकिन पहले पढ़ रखा होगा कॉस्टिंग, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। जिन्होंने पहले कभी भी कॉस्टिंग नहीं पढ़ रखा है मुझसे या किसी और से कहीं से भी, वो प्लीज इन रिवीजन लेक्चर्स के भरोसे मत रहिएगा। पहले आप अपनी क्लासेस करिएगा, फिर ही करिएगा। और अगर किसी को क्लासेस चाहिए तो वो मुझसे भी बाय कर सकता है। एनीवे, अभी स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन सेशंस का हमारा प्लानर ये रहेगा, मैं आपको इन रिवीजन सेशंस में सारी कॉस्टिंग के हर चैप्टर को एक एक क्लास में पिक कर करके सबके कॉन्सेप्ट्स आपको एक जगह पे कंपाइल करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, जिसके लिए मैंने सेग्रीगेटेड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के अलग से नोट्स भी बना रखे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी के नोट्स भी होंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ समझाऊंगा, सो दैट थ्योरी भी आपके साथ के साथ कवर्ड अप होती रहे। और जैसे जैसे हमारा एक एक रिवीजन सेशन खत्म होता जाएगा, आप उसके बाद अपने आप से घर पे बैठकर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप जो मेरी क्लास की बुक्स हैं, जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, वो पिक करेंगे और उसके बाद अपना स्टडी मैट में से क्वेश्चंस सारा निपटाते जाएंगे, ठीक है ना। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में पहला चैप्टर जो मैं पिक कर रहा हूं, मटेरियल कॉस्टिंग पिक कर रहा हूं, ठीक है ना। आसान सा चैप्टर है, सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे इसके कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। तो होश में रहकर जोश के साथ आइए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्टिंग का जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है तो पहले तो हम ये बात करते हैं, सर इस चैप्टर में बात किस बारे में करनी है। मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है सर रॉ मटेरियल की बात होगी इस पूरे चैप्टर में। तो पूरे चैप्टर में हमें रॉ मटेरियल के बारे में बात करनी है। अब रॉ मटेरियल के बारे में बात क्या करनी है सर, इस तरीके की बातें हैं सारे चैप्टर में। रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा है उसका खर्चा कितना होगा, क्या हमारे को उसकी कॉस्ट पड़ेगी अपनी फैक्ट्री में, उस रॉ मटेरियल को मैनेज कैसे करना है, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, उस रॉ मटेरियल के प्रोसीजर को कैसे मेंटेन करना है, और किस तरीके से उस रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करके अपने किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। ये इस तरीके से सारा का सारा हमारे पास प्रोसीजर इसका बनेगा। अच्छा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको याद होगा हमने क्लासेस में सीख रखा है, वहीं से हमारे पहले तो बेसिक स्टार्ट हो जाता है कि सर विद इन अ फैक्ट्री रॉ मटेरियल का एक प्रोसीजर कैसे मूव करता है। एक क्विकली फटाफट से उस प्रोसीजर को रिवाइज करते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिर्फ, नहीं तो तुम मेरी ड्राइंग पे हंसोगे, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे हंसूंगा। ये है हमारी फैक्ट्री का गेट। अब हमने मटेरियल का ऑर्डर कर दिया। मटेरियल का जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। क्या नाम होता है सर उस डॉक्यूमेंट का? परचेज ऑर्डर, ठीक है जी। तो कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए परचेज ऑर्डर इशू कर दिया है। परचेज ऑर्डर इशू होने के बाद कुछ समय बाद ट्रक माल लेकर वेंडर के गोडाउन से हमारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है। अब सबसे पहले यहां पे होगा हमारा गेट कीपर, जो कि यहां पे एक क्या इशू करेगा, गेट पास इशू करेगा, ठीक है ना। गेट पास की ये 2 कॉपी इशू करेगा, एक कॉपी अपने पास रख लेगा अपने रिकॉर्ड्स के लिए और एक कॉपी इस ट्रक वाले को दे देगा। अब ये ट्रक वाला इस ट्रक में माल लोडेड करवाकर और इस गेट पास की कॉपी को लेकर कहां आएगा? स्टोर के पास आएगा, क्योंकि ये सारा माल कहां उतरेगा? स्टोर में उतरेगा। अब ये ट्रक सर स्टोर के बाहर आ गया है। अब यहां पे माल अनलोड करवाना है। अब माल को अनलोड करवाने से पहले स्टोर वाले एक और डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को बुलाएंगे जिसका नाम होता है QI, क्वालिटी इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल वाले आएंगे और इस ट्रक में लोडेड माल की सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे कि जो मंगवाया था वही आया है, जैसा मंगवाया था वैसा ही आया है, कोई खराब तो नहीं आ गया, टूट फूट तो नहीं हो गई है। ये सारी चीजें यहां पे चेक करी जाएंगी और ये क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले यहां पे 2 रिपोर्ट्स इशू कर देंगे, एक अप्रूव्ड की रिपोर्ट और एक रिजेक्टेड की रिपोर्ट। जो माल तो सही होगा, इनको सही लग रहा होगा, वो तो ये अप्रूव्ड की रिपोर्ट में लिख देंगे, और जो माल इनको लग रहा होगा यार डैमेज्ड आ गया है, या रास्ते में टूट फूट हो गई है, या ये तो हमने मंगवाया ही नहीं था तुमने क्यों भेज दिया, इस स्पेसिफिकेशन का नहीं मंगवाया था तुमने क्यों भेज दिया, उसको ये लोग रिजेक्टेड में लिख देंगे और रिजेक्टेड वाला माल वापस चला जाएगा, ठीक है ना। जो माल अप्रूव्ड की रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो माल यहां पे स्टोर में अनलोड हो जाएगा। अब जो माल अप्रूव्ड की रिपोर्ट में लिखा हुआ था, जैसे ही वो माल स्टोर में अनलोड होगा तो स्टोर वाले, अब मेरे पास वहां पे जगह नहीं है मैं अलग से बना रहा हूं,
तो स्टोर वाले उस माल के लिए जो अनलोड हो रहा है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको आप बोलते हो बिन कार्ड। ये थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे। बिन कार्ड क्या होता है सर? बिल्कुल जैसा हमारा स्टोर लेजर बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही बिन कार्ड बनता है। बस बिन कार्ड और स्टोर लेजर में फर्क क्या है? बिन कार्ड में वही सेम चीजें हैं, रिसीट्स, इश्यूज, क्लोजिंग बैलेंस। आपके स्टोर लेजर में भी यही आता है, बिन कार्ड में भी यही आएगा। और यहां पे डेट, इसमें भी ऐसी आएगा। फर्क कहां पे आया? स्टोर लेजर में सर वैल्यूएशन भी करनी होती है, तभी रिसीट्स, इश्यूज, क्लोजिंग बैलेंस, इन तीनों में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट भी आता है। बिन कार्ड में ऐसा नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने परचेज ऑर्डर 1000 यूनिट्स का इशू किया, गेट पर 1000 यूनिट्स आ गई, गेट कीपर ने गेट पास भी 1000 यूनिट्स का इशू किया, और यहां पे अप्रूव्ड भी सारा का सारा मान लो 1000 हो गया। तो अप्रूव्ड 1000 हुआ, 1000 का 1000 यहां पे अनलोड होगा। जैसे ही 1000 यहां पे अनलोड होगा, बस रिसीट में 1000 यूनिट्स लिख दी जाएंगी। तो बिन कार्ड एक तरह से क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक इन द स्टोर। स्टोर में कितना स्टॉक आया है, कितना चला गया है, कितना अभी भी बचा है, उस चीज की एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं बिन कार्ड के थ्रू। ठीक है ना? अच्छा जी, अब सर यहां पे मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो काम ये होता है जब बोला जाए, जितना बोला जाए, जैसा बोला जाए उतना मैन्युफैक्चर कर दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको स्टोर करना, ये सब नहीं होता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहां जाएगा? स्टोर के पास जाएगा। क्या चल के जाएगा क्या? नहीं सर, कंपनीज में तो हमें पता है जो भी बातें होती हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम होगा बिल ऑफ मटेरियल, या फिर इसको बोला जाता है मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। बात एक ही है, नाम दो है। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। ठीक है जी। तो पेपर में थ्योरी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, इलैबोरेट। तो लिख पाएंगे आप कि बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल की डिमांड करता है। अभी आगे की भी बात करते हैं। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब बिल ऑफ मटेरियल इशू करेगा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 600 यूनिट्स चाहिए, तो बिल ऑफ मटेरियल में उसने 600 यूनिट्स लिख रखी होंगी मटेरियल की, और बिल ऑफ मटेरियल की ये लोग 3 कॉपी इशू करते हैं मिनिमम। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल की 3 कॉपी इशू करेगा, 1 कॉपी तो अपने पास रख लेगा और 2 कॉपी स्टोर के पास भेज देगा। जैसे ही स्टोर के पास ये 2 कॉपी आएंगी बिल ऑफ मटेरियल की, ये उन 2 बिल ऑफ मटेरियल की कॉपीज को खोल के देखेगा, पढ़ेगा, अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले 600 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं हमसे। ये उसी टाइम क्या चेक करेगा? अपना बिन कार्ड चेक करेगा, क्योंकि बिन कार्ड स्टोर वाले मेंटेन कर रहे हैं। ये उसी टाइम अपना बिन कार्ड चेक करेगा और बिन कार्ड में देखेगा मेरे पास 600 यूनिट्स हैं भी इनको देने के लिए। बिन कार्ड में रिसीट्स में लिखी होंगी 1000 यूनिट्स, ये कहेगा हाँ बिल्कुल है हमारे पास। तो अब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये जो 2 कॉपी आई है बिल ऑफ मटेरियल की, 1 कॉपी तो अपने पास रख लेगा और 1 कॉपी अलॉन्ग विद मटेरियल, 1 कॉपी प्लस 600 यूनिट्स का मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 600 यूनिट्स का माल चाहिए था, वो मिल गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 1 और कॉपी आ चुकी है बिल ऑफ मटेरियल की। ठीक है जी। सर इन 2 कॉपीज में डिफरेंस क्या है? अल्टीमेटली अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 1 कॉपी वापस ही आनी थी तो 3 कॉपी बनवाई क्यों? बेटा जी ये जो ओरिजिनल कॉपी है ना, जो इसने बनाकर अपने पास रख ली, इस पर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्टैंप होगी, और इस कॉपी का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने डिमांड कितने माल की करी थी। और जो सेकंड कॉपी स्टोर से वापस आई है माल के साथ, इस कॉपी पर प्रोडक्शन की भी स्टैंप होगी और इस कॉपी पर स्टोर डिपार्टमेंट की भी स्टैंप होगी। और यह कॉपी डिनोट कर रही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो डिमांड करी थी उस डिमांड में से डिमांड फुलफिल कितनी हुई है, डिमांड फुलफिलमेंट। दूसरी कॉपी ये बता रही है। और जैसे ही स्टोर वाला ये इस कॉपी के साथ 600 यूनिट्स प्रोडक्शन वालों को देगा, ये अपने बिन कार्ड में लिख देगा
600 यूनिट्स इशूड और इसके पास क्लोजिंग बैलेंस में 400 यूनिट्स बच जाएंगी। ये एक सारा प्रोसीजर होता है मटेरियल कंट्रोल का, कि मटेरियल पे कंट्रोल रहे। सर कंट्रोल कैसे रह रहा है? हमने 1000 यूनिट्स मंगवाई थी, क्या गेट तक 1000 यूनिट्स पहुंची हैं या रास्ते में चोरी हो गया कुछ माल? नहीं सर, गेट पास 1000 यूनिट्स का बना है, मतलब रास्ते में चोरी नहीं हुआ है, ट्रांजिट में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ट्रांजिट में कुछ नुकसान हुआ है तो वो या तो नॉर्मल लॉस होगा या वो एबनॉर्मल लॉस होगा। अगर वो नॉर्मल लॉस होगा उसका हम ट्रीटमेंट जानते हैं, आगे रिवाइज करेंगे। और अगर वो एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल लॉस बिजनेस की नेचर है, वो होगा ही होगा, वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के पीछे किसी ना किसी की गलती है, वो गलती ढूंढनी पड़ेगी और वो मेरे रिलेटेड लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, वो ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद गेट से लेकर स्टोर तक माल तो नहीं चोरी हो रहा, गेट कीपर तो नहीं माल चुरा रहा, स्टोर वाला तो नहीं माल चुरा रहा। ये कैसे पता चला? सर क्यूआई वालों ने आके अप्रूव्ड की रिपोर्ट में 1000 यूनिट्स लिखी हैं, मतलब सारा माल स्टोर तक पहुंचा है। अगर रिजेक्टेड में भी कुछ लिखा है तो टोटल करके हम चेक कर लेंगे सारा माल स्टोर तक पहुंचा है या नहीं। उसके बाद प्रोडक्शन वाले अगर 600 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं और तुम्हारे पास बिन कार्ड में 1000 यूनिट्स हैं, तो तुम 600 यूनिट्स प्रोडक्शन वालों को दे सकते हो, तुमने दी क्यों नहीं? स्टोर वाले कहेंगे हमने तो दी है। कहां से प्रूव होगा? डिमांड फुलफिलमेंट वाले बिल ऑफ मटेरियल से। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। ये एक पूरा प्रोसीजर है इंटरनल कंट्रोल्स का फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। और यहां पे आपके पास पेपर में थ्योरी क्वेश्चन, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म, बिन कार्ड, गेट पास, इन सब पे आपके, या क्वालिटी इंस्पेक्शन, अप्रूव्ड रिपोर्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन, रिजेक्शन रिपोर्ट, इन सब पे आपके ये थ्योरी क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। ठीक है ना। आई होप आप इस प्रोसीजर से वो चीजें कर लोगे। अब चलें आगे। यहां तक की बातें सबको समझ आई? हाँ जी बेटा जी, सुस्त नहीं रहना, नींद में नहीं रहना। मैं रिकॉर्ड करके YouTube पे भी डाल सकता था, जो कि मैं डालूंगा, लेकिन आप लोगों को पर्सनली यहां पे मैं लेके आया हूं ऑनलाइन में अलग से, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ आप एक्टिव हैं एकदम और आप अलग से ये चीजें सीखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके ओके ओके, मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा अभी इस बात पे। अब सर क्वेश्चन स्पेसिफिक अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास इस चैप्टर में आया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना अगर हमने भारत में रॉ मटेरियल खरीदा है। देखो साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम मटेरियल ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मटेरियल ऑर्डर किया और दुकानदार कहता है भाई तुमको ना ये मटेरियल मैं 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दूंगा, और मैंने उसको कहा भाई मेरे को ना 1000 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 का माल मेरे को लग गया, लेकिन मेरे लिए कॉस्ट 10,000 नहीं है। अब मैं उससे बात करूंगा, भाई मैं तेरे से 1-2 यूनिट नहीं खरीद रहा हूं, मैं तेरे से 1000 यूनिट्स खरीद रहा हूं, कुछ डिस्काउंट दे, मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट दे, मैं बल्क खरीद रहा हूं तुझसे। तो उसने मुझको जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया, क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट दिया, वो मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन साथ के साथ एक बात ध्यान रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट तो यहां से माइनस हो जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट कभी भी यहां से माइनस नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैश डिस्काउंट एक अपने आप में फाइनेंशियल नेचर की चीज है। बिल्कुल सही आरुषि, कैश डिस्काउंट अपने आप में एक फाइनेंशियल नेचर की चीज है, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कैश डिस्काउंट अवेल करना भी है या नहीं। सर कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे ना वहां पे ऐसी चीजें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वैसे आपका क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है, लेकिन अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दी एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। कैश डिस्काउंट का मतलब यही होता है, अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट देना, वो कैश डिस्काउंट हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं सर वैसे तो आपकी उधारी 30 दिन की है, लेकिन 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। अब हम इसमें डिसाइड करते हैं, सर अगर मैं डिस्काउंट ले लूं और 10 दिन में पेमेंट करूं तो बेनिफिट क्या है? 2% के डिस्काउंट का फायदा, लेकिन फिर एक नुकसान है, कॉस्ट भी है। सर अगर 10वें दिन पेमेंट कर देता हूं तो वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकल जाएगा और 20 दिन तक वो पैसा मैं अपने पास नहीं रख पाऊंगा, तो 20 डेज का इंटरेस्ट मैं लूज कर जाऊंगा, इंटरेस्ट लॉस्ट। और सर अगर मैं 30th डे पेमेंट करता हूं तो नुकसान क्या है? डिस्काउंट लॉस्ट, डिस्काउंट नहीं मिला सर, कैश डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन फायदा क्या है? सर 30 दिन तक पैसा अपने पास रखकर ये 20 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर लिया।
तो मुझे ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है सर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाना पड़ता है कि इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर मुझको यहां पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होता तो मैं यहां पे डिस्काउंट लेकर पेमेंट करता हूं, अगर मुझको यहां पर ज्यादा फायदा हो रहा तो मैं डिस्काउंट नहीं लूंगा, मैं 30 दिन का क्रेडिट पीरियड लेकर पेमेंट करूंगा। ये बातें हम एफएम में डिसाइड करते हैं, फाइनेंस में डिसाइड करते हैं, यहां पे नहीं बात करेंगे। तो मैंने यहां पे नोट में यही बात स्पेसिफाई भी करवा दी है, आपके क्लास के नोट्स में भी डली होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को ये समराइज नोट्स चाहिए होंगे, उसके लिए भी मैं क्लास के एंड में आपको बता दूंगा ये आपको कहां से मिलेंगे। चलो मैं अभी बता देता हूं, मैं टेलीग्राम चैनल पे सीए आशीष जैन के नाम से, वहां पे मैं ये नोट्स डाले हुए हैं, आपको अगर चाहिए होंगे समराइज नोट्स आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने ये बात यहां पे स्पेसिफाई भी कर दी है, कैश डिस्काउंट नेवर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज प्राइस सिंस इट इज फाइनेंस बेनिफिट, ठीक है जी। उसके बाद सर बात आती है जीएसटी की। अब जीएसटी में सिंपल सी बात है, अगर जीएसटी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप सब बच्चों ने ग्रुप 1 का अगर कॉस्टिंग रिवाइज कर रहे हो तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने टैक्स तो पढ़ी लिया होगा, जीएसटी पढ़ी लिया होगा, और आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप सबको मालूम होगा। सर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट गुड्स पर अवेलेबल है तो जीएसटी कभी भी ऐड नहीं होगा, और अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो जीएसटी ऐड हो जाएगा। मैंने वही बात लिखी है, प्लस जीएसटी इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा था सर, बड़ी सिंपल बात है यार। अगर कोई पैसा मेरी जेब से निकल के मेरी जेब में वापस आना है तो वो मेरे लिए खर्चा नहीं है। आज मैं एक दुकान पे गया, दुकानदार ने एक इस पेन के मुझसे 100 रुपए ले लिए, कल को मैं उस दुकान के आगे से जा रहा था, उसने मेरे को बुलाया और कहा सर ये 10 रुपए वापस ले लो, तो मेरे लिए इस पेन की नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 100 रुपए दिए थे, 10 रुपए वापस मिल गए, 90 रुपए पड़ी ना। जीएसटी के आईटीसी का अवेलेबल होने का भी मतलब यही है। आईटीसी अवेलेबल है तो इसका मतलब यह है आज मेरी जेब से जीएसटी निकलेगा, कल को मेरी जेब में जीएसटी सरकार वापस डाल देगी। तो अल्टीमेटली अगर वो पैसा मेरी जेब में वापस आना ही है तो मेरा खर्चा नहीं है। इसलिए जीएसटी इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, मतलब जीएसटी अगर जेब से निकल गया तो वापस नहीं आएगा, तो वो मेरा खर्चा है, ऐड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने ये बात नोट नंबर 3 में स्पेसिफाई करी है। ऐड टू परचेज ऐड करेंगे अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, नेवर एडेड टू कॉस्ट इफ आईटीसी अवेलेबल। अगर आईटीसी अवेलेबल है तो कभी ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट आया, भाई अब ये सब तो मैंने वेंडर से खरीद लिया, अब वेंडर वहां पे अपनी गोडाउन में उस माल को ट्रक में लोड करवाता है, लोडिंग पे खर्चा आएगा, लेबर पैसा लेगी, अब वो पैसा मेरे को ही देना पड़ेगा जो माल खरीद रहा है। अगर मेरे बिहाफ पर वो दुकानदार भी पे करेगा, वेंडर भी पे करेगा, तो रिकवर तो मुझसे ही करेगा, तो लोडिंग का खर्चा ऐड कर दिया। रास्ते में ट्रक चलेगा, ट्रक वाला ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट लेगा, वो भी मेरे को बियर करना पड़ेगा। अगर माल थोड़ा सा भी ऐसा है जो खराब हो सकता है, टूट फूट हो सकता है, डेलिकेट माल है, तो उसकी इंश्योरेंस भी करवाऊंगा ताकि कुछ खराब हो जाए तो इंश्योरेंस से पैसा रिकवर हो जाए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी मेरा खर्चा है। उसके बाद सर मेरी फैक्ट्री पर जब माल पहुंचेगा, जब ट्रक मेरी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा और स्टोर में माल अनलोड होगा, तब भी लेबर पैसे लेगी अनलोड करने के, वो भी खर्चा लगेगा, तो अनलोडिंग का खर्चा भी है, वो भी ऐड कर दिया हमने। सर अगर माल ऐसा है जिसको गत्ते के कार्टन्स में या फिर प्रॉपर पैकिंग मटेरियल में पैक करवा के लाना पड़ रहा है, तो सर उन गत्तों के कोरोगेटेड बॉक्सेस का भी तो खर्चा आ रहा है, पैकिंग मटेरियल का, वो भी मटेरियल का खर्चा ऐड कर दिया। सर वो तो गत्ते के डब्बे हैं, मेरी फैक्ट्री में माल पहुंच गया, मैंने माल निकाल लिया और उन गत्ते के डब्बों को रद्दी के भाव बेच दिया, तो उतने से मेरी कॉस्ट पैकिंग मटेरियल की रिकवर होगी, मैंने माइनस कर दिया, मेरे लिए नेट कॉस्ट कितनी बची, सब ऐड करके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दिस इज इट। जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है वो मेरे को इतने का पड़ा है। तो मेरी बात समझ आ गई आपको, आई होप। तो जितना मेरे वेंडर ने रेट लगाया था वो मेरे लिए मटेरियल कॉस्ट नहीं है, वेंडर से लेकर अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी मेरे को और खर्चे करने पड़े उस माल पे, वो सब मेरे मटेरियल की कॉस्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन में कोई पॉइंट आ जाए, अगर क्वेश्चन में कोई रोड टैक्स लिखा हो, टोल टैक्स देना पड़ गया हो, ऑक्ट्रॉय देना पड़ गया हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर करने पर एंट्री टैक्स लग गया हो, कमर्शियल टैक्स, वो सब भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई माल लाने के लिए मेरे को वो खर्चा करना पड़ रहा है, सिंपल बात है। उसके बाद ऑल्दो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मैंने लिख दिया है, कोई इंश्योरेंस पे करनी पड़ी है, कमीशन पे करनी पड़ी है, कि मान लो दुकानदार से माल खरीदना था, मैं डायरेक्टली दुकानदार को नहीं जानता था, एक बिचौलिए को मेरे को बीच में डालना पड़ा कि भाई मिलवा, तो वो इंटरमीडियरी कह रहा है मैंने देख तेरे को सप्लायर दिलवाया है, मेरे को कमीशन चाहिए, तो वो सारा भी माल खरीदने का मेरा खर्चा है, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस की अभी बात करता हूं, पहले बताइए यहां तक की बातें आप सबको क्लियर है? हाँ जी, यहां तक की बात है सबको क्लियर? चलो जी चलो, ओके। उसके बाद सर बात आती है नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट आप सब ने, जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है उनको तो पता ही होगा मैं कौन सा एग्जांपल बोलने वाला हूं,
और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पूरे कॉस्टिंग में जहां पे भी नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस आए बेटा जी, उस एक एग्जांपल से आप इस चीज को कर सकते हो। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देना प्लीज। बेटा लिंक कुछ नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाके सीए आशीष जैन लिखोगे आ जाएगा, ठीक है ना, तो उस पे जाके आप कर लेना। मैं आपको नहीं तो जो आपका रिवीजन वाला ग्रुप बना हुआ ना उस पे भेज भी दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर एप्पल वाला एग्जांपल बोलोगे आप, तो वही बात। मान लीजिए अमीश दिख रहा है मेरे को यहां पे, अमीश सब्जी वाला है, 12 एप्पल खरीद के लाया, ठीक है ना, 10 रुपए पर एप्पल के हिसाब से 120 रुपए की एप्पल की कॉस्ट पड़ी। नाचता कूदता आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ, 3 एप्पल खराब हो गए, ठीक है जी। जिसमें से जो 2 एप्पल खराब हुए हैं, जिसमें से 3 एप्पल खराब हो गए, जिसमें से जो 2 एप्पल खराब हुए हैं वो तो सर बिजनेस की नेचर थी, कुछ भी कर लो अनअवॉइडेबल है, इसमें अमीश की कोई गलती नहीं है, ये अनअवॉइडेबल है, ये तो बिजनेस की नेचर है, होगा ही होगा, जिसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। बिजनेस की नेचर है, इनहेरेंट इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है, जब जब ट्रांजैक्शन होगी तब तब ये नुकसान होगा, ठीक है ना। तो 2 एप्पल ऐसे खराब हो गए और 1 एप्पल और बेफिजूल का खराब हो गया, ये एप्पल के नुकसान को बचाया जा सकता था, दिस इज अवॉइडेबल, इसके नुकसान को बचाया जा सकता था अगर ये ढंग से इन एप्पल्स को लेके आता। बट ये जो 2 एप्पल खराब हुए हैं, दीज आर अनअवॉइडेबल, ठीक है ना। तो ये जो अनअवॉइडेबल है दिस इज नॉर्मल लॉस, ये जो अवॉइडेबल है दिस इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। अच्छा एक बात बोल देता हूं, ये जो नॉर्मल लॉस है अनअवॉइडेबल है, इसके बारे में मैंने बोला बिजनेस इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल है। रेकरिंग में ना कुछ बच्चे इसका मतलब ये समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक महीने में, एक मंथ में मैं 10 बार कोई ट्रांजैक्शन करता हूं, एक महीने में मैं 10 बार ही पर्टिकुलर कोई एक ट्रांजैक्शन करता हूं, तो पूरे साल में 12 महीनों में मैं वो ट्रांजैक्शन कितनी बारी कर रहा हूंगा, 120 बार। अब बच्चा कहता है, या मैं एग्जांपल देता हूं, बेटा हर महीने में जो 10 ट्रांजैक्शन है ना, एक ट्रांजैक्शन में ये नुकसान हो गया, ठीक है, हर महीने 10 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन में नुकसान हो गया, तो पूरे साल में कितनी बारी नुकसान हुआ, 12 बार नुकसान हो गया। हर महीने 10 ट्रांजैक्शन है और हर 10 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन में वो नुकसान हो रहा है, क्या ये रेकरिंग है? इसको ना अकाउंटिंग टर्म्स में रेकरिंग मत सोचना, कॉस्टिंग के नॉर्मल लॉस की टर्म्स में रेकरिंग सोचना, ये रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग का मतलब होता है जब जब ट्रांजैक्शन होगी तब तब वो नुकसान होगा। मतलब एक महीने में अगर 10 बार ही ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो 10 की 10 ट्रांजैक्शन में वो हमेशा वो थोड़ा बहुत नुकसान मेरा हो रहा है, तो वो नॉर्मल लॉस है, वो रेकरिंग की नेचर बनेगा। बल्कि ऐसे में तो ये होगा अगर कभी नुकसान वो ना हुआ तो वो मेरा एबनॉर्मल गेन होगा। मेरी बात समझ आई? इसको आप ऐसे मान लो, मैं एक महीने में 10 बारी कंटेनर्स में पेट्रोल, डीजल, फ्यूल मंगवा रहा हूं। अब इसकी नेचर ऐसी है वो इवेपोरेट करेगा ही करेगा थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह सकता हूं 10 बारी मंगवा रहा हूं उसमें से एक बारी इवेपोरेट कर रहा है थोड़ा बहुत, 9 बारी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमेशा करेगा। हाँ ये होगा कभी ज्यादा करेगा कभी कम करेगा, लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत हमेशा होगा। तो आई होप आप ये रेकरिंग की बात को समझ पाए कि जब जब ट्रांजैक्शन होगी तब तब ये नुकसान होगा। एनीवे, अब सर इस एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। जो नॉर्मल लॉस होता है उसके बारे में कहा जाता है ये कस्टमर से रिकवर करवाया जाएगा, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमारी कंपनी का डेड लॉस है। ये कस्टमर से कभी रिकवर नहीं हो सकता, नो रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता, और ये हमारा डेड लॉस है, ये सीधा सीधा हमारे कॉस्टिंग P&L में जाके डेबिट हो जाता है। अब सर इसका रीजन क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मल लॉस बिजनेस की नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है, इनहेरेंट इन नेचर है, जब जब आप वो ट्रांजैक्शन करोगे नुकसान होगा। मतलब ये यूनिवर्सल नुकसान है। यूनिवर्सल का मतलब अगर ये नुकसान मेरे को हो रहा है तो इसी चीज का धंधा बिजनेस अगर मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है तो यही नुकसान उसको भी हो रहा है। ठीक, मेरे को भी हो रहा है ये नुकसान, मेरे कॉम्पिटिटर को भी हो रहा है ये नुकसान। अब कस्टमर से रिकवर करवाने का मतलब क्या है? कस्टमर से रिकवर कब होगा? जब आप इस नुकसान को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाओगे, जब आप इस नुकसान को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाओगे और इसी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे, और इस सेलिंग प्राइस पे जब ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर को बिकेगा तो ये खर्चा आपका कस्टमर से रिकवर होगा।
और इसी खर्चे में आपने ये नॉर्मल लॉस भी डाल रखा होगा, कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे को नुकसान हुआ, मैं भी अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा, बढ़ाऊंगा, मेरी भी सेलिंग प्राइस इन्फ्लेट होगी। मेरे कॉम्पिटिटर को भी नुकसान हुआ, इनहेरेंट इन नेचर है, वो भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाएगा, उसकी भी सेलिंग प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी। तो कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्राइसेस की वजह से। इसलिए हम कह देते हैं कस्टमर से रिकवर करवा लो सर इसको। और दूसरी बात, कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है जिसकी वजह से बिजनेसमैन को यह नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो कस्टमर की दिक्कत है, कस्टमर देगा यह नुकसान। लेकिन सर एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं है, यह मेरी गलतियों की वजह से है, इसको मैं अवॉइड कर सकता हूं। अगर यह नुकसान मेरे को हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह नुकसान मेरे कॉम्पिटिटर को भी हुआ होगा। अगर मैं यहां पे भी यही बात बोल दूं ना कि एबनॉर्मल लॉस भी कस्टमर से रिकवर करवाना है, तो हो क्या जाएगा, मैं तो अपनी कॉस्ट का पार्ट बनवा लूंगा भाई। मैं कह रहा हूं मैं कस्टमर से रिकवर करवाऊंगा एबनॉर्मल लॉस, तो कस्टमर से रिकवर करवाने का मतलब क्या है, कॉस्ट का पार्ट बनाना, तभी वो सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, और उसी सेलिंग प्राइस पे जब प्रोडक्ट कस्टमर को बिकेगा तो मेरे को वो खर्चा रिकवर होगा। तो मैंने तो ना अपनी कॉस्ट इन्फ्लेट कर दी एबनॉर्मल लॉस से दी, तो मेरी सेलिंग प्राइस भी इन्फ्लेट हो गई। अब होगा क्या, मेरी सेलिंग प्राइस तो बढ़ चुकी है, मेरे कॉम्पिटिटर को यह नुकसान नहीं हुआ, तो मेरे कॉम्पिटिटर को यह नुकसान नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम है, मेरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट कम है तो मेरे कॉम्पिटिटर की सेलिंग प्राइस भी कम है। अब ग्राहक प्रोडक्ट किससे खरीदेगा, मेरे कॉम्पिटिटर से खरीदेगा। मेरे को तो डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान क्या हुआ, मैंने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, तो मेरा जो एबनॉर्मल लॉस था वो तो रिकवर हुआ ही नहीं, क्योंकि कस्टमर ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, और बल्कि जो बाकी प्रोडक्ट थे वो भी पड़े के पड़े रह गए, उनका स्टॉक पड़ा रह गया, वो बिका ही नहीं मेरा, तो मेरे को तो डबल नुकसान हो गया। इसलिए एबनॉर्मल लॉस के बारे में कहा जाता है ये कस्टमर से कभी रिकवर नहीं होगा। अब कैसे रिकवरी होगी नहीं होगी वो देख लेते हैं। बड़ी सिंपल बात है सर, 120 रुपए की कॉस्ट थी आपकी, ठीक, ये कॉस्ट आपको रिकवर करवानी है, और कितने एप्पल ये कॉस्ट रिकवर करवा पाएंगे, 12 एप्पल थे, 2 एप्पल आपके नॉर्मल लॉस के हो गए, 10 एप्पल से आपको ये कॉस्ट रिकवर करवानी है, तो पर एप्पल से कितनी कॉस्ट रिकवर करवाओगे, 12 रुपए की कॉस्ट, ठीक है जी। अगर मैं इस 12 रुपए की अब फॉर्मूला बना के लिखूं तो ये बना क्या, 120 रुपए जो मेरी टोटल कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय 12 रुपए जो मेरी टोटल यूनिट्स थी, माइनस 2 यूनिट्स जो मेरे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स थी, वही बनाना ये 10, ये 120 न्यूमरेटर ये, ठीक। अब 12 रुपए की मेरी कॉस्ट है, अब मैं मार्केट में ये एप्पल बेचने निकला तो 9 एप्पल तो बिक जाएंगे 12 रुपए के हिसाब से, खर्चा कितना रिकवर हो जाएगा, 108 रुपए का, और एक एप्पल मेरा एबनॉर्मल नुकसान का है, 12 रुपए के हिसाब से इस पे 12 रुपए का हो गया मेरे को नुकसान, ये मेरा डेड लॉस है, कॉस्टिंग P&L में मुझको झेलना पड़ेगा क्योंकि मेरी गलती की वजह से हुआ ये एबनॉर्मल लॉस, ये कस्टमर से रिकवर नहीं होगा, बाकी कस्टमर से रिकवर हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो क्रक्स क्या बना सर, अगर मैं इस रेट की बात करूं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। अच्छा, इसी में अब मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ये जो मेरा रद्दी में 3 एप्पल खराब हुए हैं, इसमें से जो ये 2 एप्पल हैं या ये तीनों एप्पल हैं, इनकी स्क्रैप वैल्यू मैं लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। इनकी स्क्रैप वैल्यू मान लीजिए 2 रुपए पर एप्पल है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, 120 रुपए की कॉस्ट मार्केट से रिकवर करवानी है, जिसमें से नॉर्मल लॉस 2 एप्पल का था, और 2 रुपए के हिसाब से पर एप्पल मेरा बिक गया है, तो 4 रुपए की कॉस्ट तो मेरी मार्केट से रिकवर हो चुकी है, बाकी कितनी रह गई है, 116 रुपए की कॉस्ट अभी रिकवर करवानी बाकी रह गई है। कितने एप्पल से सोच रहा था रिकवर करवाऊंगा, एक तो एबनॉर्मल लॉस है वो इस 10 में से ही हुआ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी टोटल 10 एप्पल से मेरे को ये कॉस्ट रिकवर करवानी है, पर एप्पल से कितनी करवा पाऊंगा, 11.6। ये 11.6 कैसे आया, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स, ऐसे ही आया। टोटल कॉस्ट 120 थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 2 एप्पल का 4 रुपए, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 12 माइनस 2 नॉर्मल लॉस, 11.6 आ गया। अब इसके हिसाब से मेरा खर्चा मार्केट में रिकवर होगा, 9 एप्पल तो बिक जाएंगे, 11.6 के हिसाब से कितना खर्चा रिकवर हो गया, 104.4। एक एप्पल
ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, मेरी गलतियों की वजह से मेरा डेड लॉस है, ये नहीं रिकवर हो पाएगा 11.6 के हिसाब से। ये कॉस्टिंग पी एंड एल में ये रिकवर नहीं करवा पाऊंगा। और 4 रुपए का खर्चा मेरे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ने रिकवर करवा दिया था। अच्छा, अब यहां पर मन में अगर डाउट आए, सर आपने स्क्रैप वैल्यू यहां पर जो माइनस करी थी वो सिर्फ नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आपने माइनस करी थी, लेकिन चाहे नॉर्मल लॉस का एप्पल खराब हुआ हो चाहे एबनॉर्मल लॉस का एप्पल खराब हुआ हो, मार्केट में तो सारा ही बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा मार्केट में सारा। तो ये जो एक एबनॉर्मल लॉस का एप्पल था, एबनॉर्मल लॉस पे मेरा नुकसान कितना हुआ है 11.6, इसमें भी एक एप्पल जो है एबनॉर्मल लॉस का, ये भी मार्केट में बिकेगा, रद्दी तो इसकी भी बिकेगी 2 रुपए के हिसाब से। तो टोटल लॉस था इस पे 11.6, 2 रुपए का लॉस रिकवर हो जाएगा, नेट लॉस बचा 9.6। मेरे को बताओ, ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का सारा क्रक्स आपको समझ में आया, और अल्टीमेटली जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये न्यूमरेटर में ट्रीटमेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। हाँ जी, चल सकते हैं आगे, यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट से सभी बता देंगे एक बारी। ठीक है जी, ओके जी, ओके। तो आप देख लीजिए, मैंने यहां पे यही लिखा है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिडक्ट हो जाएगी, सिर्फ नॉर्मल लॉस की, एंड नॉर्मल लॉस यूनिट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल यूनिट्स इन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में नॉर्मल लॉस की यूनिट्स डिडक्ट हो जाएंगी टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। और एबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अच्छा, ये भी कई बार कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन ने बोल दिया सर ये ट्रांजिट लॉस है, क्वेश्चन ने बोल दिया सर ये प्रोविजन फॉर डिटीरियोरेशन बनाना है। प्रोविजन फॉर डिटीरियोरेशन का मतलब होता है गोडाउन में पड़ा पड़ा माल खराब हो जाना। ट्रांजिट लॉस का मतलब होता है वेंडर के गोडाउन से लेकर मेरी फैक्ट्री तक आने के दौरान रास्ते में नुकसान हो जाना। अब मन में डाउट आता है सर नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, ट्रीटमेंट इसका कौन सा करेंगे? तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अगर एबनॉर्मल लॉस बताना होगा सवाल को तो वो हमेशा आपको स्पेसिफाई करेगा एबनॉर्मल लॉस लिखकर। अगर नहीं लिखा है कि ये कौन सा नुकसान है, नॉर्मल या एबनॉर्मल, हमेशा वो नॉर्मल लॉस रहेगा, हमेशा नॉर्मल लॉस रहेगा। एबनॉर्मल हमेशा क्वेश्चन बताएगा, वो मैंने लिख दिया यहां पे, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कंसीडर इट एज नॉर्मल लॉस। क्या सर इसके लिए कोई अजम्पशन लिखनी पड़ेगी? जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो पेपर में स्केप्टिकल हो रहे हो तो एक नोट में लिख देना, नहीं तो एज सच जरूरत नहीं है, ये मेरे कॉन्सेप्ट की प्रिजम्पशन है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की अजम्पशन को कोट करने का। एनीवे, तो ये नोट भी हमने कर लिया। तो यहां पे जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं उसमें यही चीज है कि अपना आपके पास सारा डेटा दिया होता है खर्चों वर्चों का, उसमें तो मैं अपना पूरा ये फॉर्मेट बना देता हूं। बाद में आपको या तो ट्रांजिट लॉस दिया होता है या प्रोविजन फॉर डिटीरियोरेशन दिया होता है। तो ये सारा लॉस अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो यहां से वो स्क्रैप भी माइनस हो जाएगी इस कॉस्ट में से, इस फॉर्मेट में से, और उसकी यूनिट्स डिनोमिनेटर में टोटल यूनिट्स में से माइनस हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर ये वाला खर्चा जो नेट होके आएगा डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स माइनस होके आएंगी, डिवाइड करके आपके पास कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। उसके बाद सर अगर मेरे को यही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाना हो, बाहर से खरीदना हो, तो एक बड़ी सिंपल सी बात होती है यार, इसके लिए भी हमने एक प्रोसीजर समझा था। ये इंडिया है, नीचे वाला पार्ट इंडिया का मान लो, यहां पे इंडिया, यहां पे मान लो हमारे मुंबई का कस्टम पोर्ट है एमसीपी, ठीक है, और मान लो मुझे माल मंगवाना है यूएस से, ठीक है जी, या रास्ते में ये है पानी, यहां पे खड़ा हुआ है शिप। अब होगा क्या, यूएस के पोर्ट पर ये माल यहां पे लोड होगा। जो यूएस के पोर्ट पर, ये यूएस का पोर्ट है, यूएस के पोर्ट पर इस माल की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? एफओबी वैल्यू। फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, इसीलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एट एक्सपोर्टर्स पोर्ट। वैल्यू एट एक्सपोर्टर्स पोर्ट। और जब ये माल मेरे मुंबई के कस्टम पोर्ट पर हम मंगवा रहे हैं, हमारे कस्टम पोर्ट पर जब ये जहाज पहुंचेगा और वहां पे इसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को बोला जाता है सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू की फुल फॉर्म कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एट
इंपोर्टर्स पोर्ट। अब मन में डाउट आता है सर, एक्सपोर्टर के पोर्ट पर जो वैल्यू थी और इंपोर्टर के पोर्ट पर जो वैल्यू है, हमारे पोर्ट पर जो वैल्यू है सर, वो वैल्यू अलग कैसे हो जाएगी? बेटा जी, रास्ते में पानी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लगेगा, ऐड होगा, तब जाके ये वाली वैल्यू आएगी। फॉर्मेट में हमने यही किया, एफओबी वैल्यू, वैल्यू एट एक्सपोर्टर्स पोर्ट, यूएस के पोर्ट पर वैल्यू, पानी में लगने वाला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पानी में लगने वाला कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। मेरे पास क्या आ गई? सीआईएफ वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू आएगी डॉलर में, बेसिकली तो फॉरेन करेंसी, जिस भी कंट्री से मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं। अब यहां पे फॉरेन करेंसी में वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने भारत के एक्सचेंज रेट से, और आईएनआर में, रुपी में इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट, हमारे पास वही सीआईएफ वैल्यू आईएनआर में आ जाएगी। अब ये माल मेरे मुंबई के कस्टम पोर्ट पे पहुंच चुका है। अब यहां पे कस्टम वाले मुझसे क्या मांगेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी मांगेंगे, प्लस कस्टम वाले मुझसे क्या मांगेंगे? क्लियरेंस चार्जेस मांगेंगे। ये तो मेरे लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गए, तो वो हमने ऐड कर दिया। सर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ गई कस्टम पोर्ट पे, क्लियरेंस चार्जेस पे करने पड़ गए कस्टम पोर्ट में, इसमें जो भी आता है डेमरेज वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद सर यहां से जैसे ही माल निकलेगा, अब मान लो मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरे को दिल्ली तक माल पहुंचाना है, माल अभी कहां पे आया है? मुंबई के कस्टम पोर्ट पे आया है। अब यहां पे ट्रक बुलाया जाएगा, इस ट्रक में कस्टम पोर्ट से माल लोड करवाया जाएगा, तो लोडिंग का खर्चा आएगा। लोडिंग का खर्चा मैंने यहां पे डाला नहीं है, एक सेकंड में लिख देता हूं। तो यहां पे लोडिंग का खर्चा आएगा, लोडिंग चार्जेस। उसके बाद ये ट्रक चलेगा, यहां से मेरी फैक्ट्री तक आएगा, तो यहां रास्ते में लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा, और यहां पे रास्ते में लगने वाला कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। पहले पानी में लग रहा था, अब भारत की धरती पर लग रहा है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आएगा। फिर ये ट्रक मेरी फैक्ट्री में पहुंचेगा तो माल अनलोड होगा, तो अनलोडिंग का खर्चा भी आएगा। फिर उसके बाद अगर ये माल पैक होके आया, कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल माइनस अगर इसकी कोई स्क्रैप बिक रही है, और बाकी नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस का वही ट्रीटमेंट जो हमने पहले किया है, आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बेसिकली आ जाएगी। ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट यहां पे। अब आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर। हाँ जी, यहां तक की सारी बात सबको क्लियर है? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ईओक्यू। ईओक्यू का कॉन्सेप्ट था क्या? बेटा जी, एक सिंपल सी बात होती है, जब भी हम मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, मटेरियल की टोटल कॉस्ट, तो उसमें दो खर्चे होते हैं। एक तो होता है उसमें परचेज कॉस्ट, बेसिकली जो हमने अभी निकालनी सीखी है इंपोर्टेड या डोमेस्टिक मटेरियल की, प्लस एक होती है उसमें एसोसिएटेड कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एसोसिएटेड कॉस्ट? एसोसिएटेड कॉस्ट में भाई तीन चीजें होती हैं। एक होता है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है अपनी कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओसी बोल लेंगे, और एक होती है हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट बिल्कुल ही हमारा अलग कॉन्सेप्ट बन गया था। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पर हमारा यहां पे ईओक्यू का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। बाय द वे, इस चैप्टर में एसोसिएटेड कॉस्ट को एक और नाम से बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। मेरे को मालूम है वेरिएबल कॉस्ट अगर देखा जाए पूरी कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में अगर आपको मटेरियल कॉस्टिंग का कोई पेपर में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, दैट मींस वो आपसे एसोसिएटेड कॉस्ट ही मांग रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट, इसको उस वाले वर्जन में मत ले जाना जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हो, वेरिएबल को फिक्स के साथ कंपेयर करते हो, वो वाली चीज नहीं है। यहां पे एसोसिएटेड कॉस्ट का ही दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। अब सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? जब जब ऑर्डर प्लेस करूंगा तब तब वो खर्चा आएगा। मान लो मेरा 1000 रुपए का खर्चा है पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर प्लेस करने पर मेरा ऑर्डर का खर्चा है। सर ये कौन सा खर्चा होता है? परचेज ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा, फॉलो अप करने का खर्चा, माल को रिसीव करने का खर्चा। इस सब के लिए आपने एटलीस्ट एक बंदे को बिठाया होगा जिसको सैलरी ही इसी काम की दे रहे होगे। इस तरीके से बड़ा सारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता है ऑर्डरिंग का। और मान लो मुझको पूरे साल में एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 1 लाख यूनिट्स की है, पूरे साल में हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख यूनिट्स की है। अब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, मैं कहता हूं मेरा ऑर्डर साइज का मतलब क्या होता है? एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, दिस इज योर ऑर्डर साइज। मैं कहता हूं यार एक बारी में ना मैं तो 10,000 यूनिट्स मंगवाऊंगा, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बन जाएंगे पूरे साल में? 10-10 हजार के 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे तब जाके पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स आएंगी। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बन जाएगी? एक ऑर्डर पे 1000 है तो 10 ऑर्डर पे
10,000 बन जाएगी। मैं कहता हूं भाई मैं तो एक बारी में ना 50,000 मंगवाऊंगा, तो पूरे साल में 2 ऑर्डर, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 2,000, एक ऑर्डर की 1000 के हिसाब से। मैं कहता हूं मैं तो एक ही बारी में मंगवा लेता हूं सारा, तो एक ऑर्डर कॉस्ट 1000 रुपए। कॉन्सेप्ट क्या बना ऑर्डरिंग कॉस्ट से? ऑर्डर साइज जितना ज्यादा, ऑर्डर साइज जितना ज्यादा कर रहा हूं, 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी कम होती जा रही है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक बारी में ज्यादा मंगवा लो सर। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है सर? मटेरियल को होल्ड करने का खर्चा, होल्डिंग कॉस्ट। इसमें कौन कौन सा खर्चा आ जाता है सर? इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती है, पिल्फरेज का रिस्क आ जाता है, ऑब्सोलेंस का रिस्क आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है। ये सारा मिलाकर कैरिंग कॉस्ट बनता है। अब जितना ज्यादा माल आप मंगवाओगे उतना ज्यादा माल आपको स्टोर करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी स्टोरेज कॉस्ट आएगी। जितना ज्यादा माल आप मंगवाओगे उतना ज्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, उतने ज्यादा पैसों पर आप इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उतने ही ज्यादा माल के खराब होने का डर रहेगा। ठीक है ना? तो वो सारे नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। तो कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? एक बारी में ना ऑर्डर साइज कम मंगवाओ, जितना कम मंगवाओगे उतना कम होल्ड करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट उतनी कम आएगी। अब हम कंफ्यूज हैं। कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कह रहा है एक बारी में कम मंगवाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कह रहा है एक बारी में ज्यादा मंगवाओ। करें तो हम क्या करें? कौन से कॉन्सेप्ट की बात माने? तो हम कहते हैं सर फिर एक काम करो, बैलेंस मेंटेन कर लो इन दोनों में। बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? एक बारी में ज्यादा मंगवाओ तो खर्चा कम। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे अगर मैं क्वांटिटी रखूं, और वाई एक्सिस पे अगर मैं कॉस्ट रखूं, तो ये क्या बनेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहा था एक बारी में ज्यादा मंगवाओ, मैं यहां मंगवाऊंगा तो मेरा खर्चा कम, मैं कब मंगवाऊंगा तो मेरा खर्चा ज्यादा। तो मतलब मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। और कैरिंग कॉस्ट क्या कह रहा था सर? एक बारी में ना कम मंगवाओ, एक बारी में कम मंगवाओगे खर्चा कम आएगा, यहां पे ज्यादा मंगवाओगे खर्चा ज्यादा आएगा। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा? इस तरीके से, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है ना? इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? यहां पे कर रहा है। इस पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट है। ठीक? और इस पॉइंट पे कहा जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हैं एंड दोनों ही मिनिमम है। तो आप एक काम करो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो यूनिट्स आ रही हैं, दीज यूनिट्स शुड बी योर ऑर्डर साइज। ना आप ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात मानो, ना आप कैरिंग कॉस्ट की बात मानो, इनके बीच की बात मानो। इतना माल आप एक बारी में ऑर्डर करो एंड दिस ऑर्डर साइज इज योर EOQ, जिसको हम फॉर्मूले से निकालते हैं 2AO डिवाइडेड बाय C। A स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी? अच्छा, किसी बच्चे के मन में बात आए, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट तो समझ में आ गया यहां पे, लेकिन ये मिनिमम कैसे है यहां पे? बेटा यहां पे एक को मिनिमाइज करने की बात नहीं हो रही, दोनों को मिनिमाइज करने की बात हो रही है। क्योंकि बच्चा कहता है सर कैरिंग कॉस्ट तो यहां पे मिनिमम आएगी। बेटा इस पॉइंट पर कैरिंग कॉस्ट तो मिनिमम आ जाएगी, लेकिन अगर आप यहां पे ऑर्डर करोगे कैरिंग कॉस्ट तो यहां पे आ जाएगी, लेकिन फिर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे आएगी बहुत ज्यादा। आप यहां पे अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करवाओगे तो इस पॉइंट पे आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। एक को कम करवाने जाओगे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी को कम करवाने जाओगे पहली वाली बढ़ जाएगी। तो दोनों को मिनिमाइज कहां पे करवा पा रहे हो? मेरी बात समझ आई? सिर्फ एक को मिनिमाइज नहीं करवाना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बनता है एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों इक्वल मिनिमम भी होते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। यहां पे हमने यही लिखा है। पहली बात, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? हाउ मच टू ऑर्डर इन सिंगल ऑर्डर सो दैट कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड अज्यूमिंग टोटल परचेज कॉस्ट रिमेन सेम। सो हमने यहां पे यही फॉर्मूला बनाया, 2AO डिवाइडेड बाय C। A स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट के बारे में एक दो बातें सुनिए बेटा जी। कैरिंग कॉस्ट की ना आपको मोस्टली क्वेश्चंस में परसेंटेज दे रखी होती है, ठीक है ना? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में तो फॉर एग्जांपल कैरिंग कॉस्ट की मुझको परसेंटेज देनी है 5%। कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 5%, बस बात खत्म।
कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ इतना नहीं लिखा होता, कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 5% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, अब क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो या कुछ ना ही दे रखा हो, कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज को ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज को हमेशा हमेशा आपको कॉस्ट पर यूनिट पे ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट आपको मटेरियल की 100 रुपए दे रखी है और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज फॉर एग्जांपल आपको 10% दे रखी है। अब या तो सिर्फ 10% लिखा हुआ है या 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालनी है, पर यूनिट पर एनम। तो आप सीधा सीधा कॉस्ट पर यूनिट का 10% करोगे और आपके पास 10 रुपए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगी। पर एनम कैसे आ जाएगी? रेट बाय डिफॉल्ट पर एनम में होता है और पर यूनिट पे अप्लाई कर रहे हो तो वो पर यूनिट की आएगी। अच्छा, इसी में एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको कॉस्ट पर यूनिट दे देंगे 100 और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे देंगे लेट्स से 1% पर मंथ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस रेट को मल्टीप्लाई बाय 12 करके 12% पर एनम बनाना पड़ेगा, फिर ये रेट आपका 100 की कॉस्ट पर यूनिट पे अप्लाई होगा और आपके पास 12 कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा। ये ध्यान रख लेना कि आपको पर मंथ में दे रखा है, पर वीक कई बार पर वीक कर देता है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 52 करना पड़ेगा, पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रेट को। ये तो हो गई बात इस चीज की, अगर कैरिंग कॉस्ट की मेरे को परसेंटेज दे रखी है। कई बार क्वेश्चंस में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सीधा सीधा आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में लेट्स से ₹10 एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखा होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सीधा सीधा ये हो गई, आपके फॉर्मूले में यही अप्लाई हो जाएगी 2AO डिवाइडेड बाय C। यहां पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होता है मुझे, तो सीधा यही अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, या चलो वो बात अभी थोड़ी देर में करूंगा। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आ गई। अब एक बार नोट्स में देख लेते हैं, पहले कैरिंग कॉस्ट का ही नोट देख लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट में आता क्या क्या है? इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, स्टोरेज, ऑब्सोलेंस, पिल्फरेज वगैरह, ये सारा आपका इसमें आ जाता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नॉर्मली रिमेन सेम, वो हमने बात कर ली है। कैरिंग कॉस्ट शैल चेंज इफ इट इज गिवन एज, ये मैं बता देता हूं एक बार आपको पहले। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा EOQ कहता है कि एक बारी में 5000 यूनिट्स मंगवानी है, एक बारी में 5000 यूनिट्स, और हम कहते हैं हमारा ना सप्लायर कह रहा है कि तुम ना मुझसे एक बारी में 5000 यूनिट्स नहीं, तुम मुझसे ना एक बारी में 15000 यूनिट्स खरीदो। तुम अपना ऑर्डर साइज 15000 का रखो, EOQ की बात मत मानो। अगर तुम ये कर देते हो, EOQ की बात नहीं मानते और एक बारी में 15000 का ऑर्डर देते हो, तो मैं तुमको पर यूनिट 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। और ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इन दोनों में से क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन बनाते हैं। दोनों केसेस में मेरे पास 3 खर्चे आते हैं, एक तो परचेज कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक आती है मेरे पास यहां पे कैरिंग कॉस्ट। ये 3 चीजें निकालता हूं और तीनों चीजों का टोटल लगा लेता हूं। जो टोटल जहां पे कम बन रहा होता है वो फॉलो कर लूंगा। अब इसमें डिस्काउंट का रोल आ गया, डिस्काउंट का इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा? पहली बात तो परचेज कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1,50,000 यूनिट्स है, पूरे साल में आपको 1.5 लाख यूनिट्स चाहिए। तो पहली बात तो ना, कई बच्चे ना इस परचेज कॉस्ट में ही गलती करते हैं। उन्होंने हेडिंग में डाल रखा होता है EOQ कह रहा है 5000 मंगवानी है, सप्लायर कह रहा है 15000 मंगवा लो एक बारी में, तो बच्चा क्या करता है, और मान लो पर यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट मान लो 20 रुपए है, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे 5000 इंटू 20 लिख देगा और यहाँ पे 15000 इंटू 20। पहली गलती तो बेटा जी यहाँ पे हो जाती है, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे खर्चा निकाल रहे होते हो वो पर एनम का निकलता है पूरे साल का। तो भाई चाहे EOQ पे मंगवाओ चाहे सप्लायर के कहे पे मंगवाओ, पूरे साल में मंगवाओगे तो 1.5 लाख ही, बिल्कुल सही। तो यहां पे 1.5 लाख के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 और यहां पे 1.5 लाख के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 है, लेकिन सप्लायर 2% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका 98% आ जाएगा। तो पहला तो डिस्काउंट का इंपैक्ट किस पे पड़ गया? परचेज प्राइस पे। उसके बाद मेरे को निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे?
पूरे साल में मंगवाना है 1.5 लाख, एक बारी में ईओक्यू के अकॉर्डिंग मंगवा रहा हूं 5,000। इसी तरीके से सप्लायर कह रहा है पूरे साल में तो मंगवाना है 1.5 लाख, सप्लायर कह रहा है एक बारी में 15,000 मंगवा लो, तो 15,000 के कितने ऑर्डर, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आए, एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल में कितना मंगवाना है डिवाइडेड बाय एक बारी में कितना मंगवा रहा हूं, ऑर्डर साइज, ईओक्यू वाला या सप्लायर वाला। और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी होगी, मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये भी पर एनम आई है क्योंकि पूरे साल के ऑर्डर्स हैं ये। ऐसे यहां पे ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू जो भी मेरे पास क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी होगी। अब बात आती है कैरिंग कॉस्ट की। बेटा जब निकालनी है कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है ईओक्यू के केस में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है ईओक्यू के केस में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईओक्यू के केस में तो मैं सिंपल लिख सकता हूं एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। तो जो मेरी यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आई होगी वही उठा के मैं यहां पे लिख दूंगा कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू में तो ये काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया था जिसमें हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज। यहां पर ऑर्डर साइज कितना है 15,000, तो ये आ जाएंगी 7,500 यूनिट्स। यहां पे ऑर्डर साइज है 5,000, तो यहां पे एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 2,500। और फिर उसके बाद इसके बेसिस पर, इस एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पर हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लगाकर, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे आती है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज। ये बात मैं यहां पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जब आप ये काम सप्लायर वाले केस में करोगे ना, तो आपकी यहां पे जो भी एवरेज इन्वेंट्री आई होगी, जैसे इस एग्जांपल में 7,500 इनटू कॉस्ट पर यूनिट आपके पास क्वेश्चन में 20 थी, इनटू अब कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगाने से पहले आपको डिस्काउंट का इंपैक्ट इस पर देना पड़ेगा, इनटू 98%। भाई डिस्काउंट की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गई है, और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगी ही किस पर रही है, कॉस्ट पर यूनिट पर। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट पड़ेगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पे भी इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट आई है और उस पर आपकी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज अप्लाई होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपकी डिफरेंट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगी और वो मल्टीप्लाई होगी एवरेज इन्वेंट्री से। तो मैं बताना चाह रहा था डिस्काउंट का इंपैक्ट किस किस पर पड़ता है, एक तो परचेज कॉस्ट पर, दूसरा आपकी कैरिंग कॉस्ट पर। कई बारी अब ना यहां पे दो केसेस हैं, बस खत्म हो रहा है फिर ये। अब यहां पे ना दो केसेस होते हैं जब डिस्काउंट का इंपैक्ट कैरिंग कॉस्ट पर नहीं पड़ता। अभी तो मैंने बताया है डिस्काउंट का इंपैक्ट कैरिंग कॉस्ट पर पड़ता है। अब मैं बता रहा हूं दो केसेस हैं जहां पे डिस्काउंट का इंपैक्ट कैरिंग कॉस्ट पर नहीं पड़ता। या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, हमारी किताब में भी है, पास्चर का ही क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन ने स्पेसिफाइडली लिख रखा है कि भाई कैरिंग कॉस्ट पर डिस्काउंट का इंपैक्ट नहीं देना, तो फिर मैं ये 98% नहीं करूंगा, सीधा सीधा जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पर यूनिट 20 उस पे कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगा दूंगा। या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन ही नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट सीधा सीधा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में गिवन है कि 5 रुपए का कॉस्ट है जी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में आपके पास गिवन है तो भी इस पर डिस्काउंट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये दो केसेस हैं, या तो स्पेसिफाई कर रखा हो या एब्सोल्यूट अमाउंट में दे रखी हो पर यूनिट पर एनम। और अगर परसेंटेज में है और स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा आएगा डिस्काउंट का इंपैक्ट कैरिंग कॉस्ट पर। देख लीजिए, कैरिंग कॉस्ट शैल चेंज इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्राइस। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो जाएगी, अगर वो परसेंटेज में है, कॉस्ट पर यूनिट डिफर होगी डिस्काउंट की वजह से, कैरिंग कॉस्ट डिफर हो जाएगी। एंड मटेरियल प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग, मटेरियल प्राइस कब चेंज होगी, डिस्काउंट की वजह से। कैरिंग कॉस्ट निकलेगी कैसे, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट गिवन। अब बेटा जी अगर आपके पास क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है, देखो कैरिंग कॉस्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है ना जो हमने बनाया कि एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर दो, आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी।
इसमें जो ये हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, ये कॉन्सेप्ट ना एक छोटी सी अजम्पशन पर बेस्ड है। क्या अजम्पशन पर बेस्ड है? कि मैंने अगर एक बारी में ऑर्डर साइज कुछ मंगवाया है, फॉर एग्जांपल एक बारी में मैं 1000 यूनिट्स मंगवा रहा हूं, तो इस कॉन्सेप्ट की प्रिजम्पशन क्या है? इस 1000 में से 50% स्टोर में जाएगा 500, और बाकी 500 प्रोडक्शन में जाएगा। प्रैक्टिकली मेरे को मालूम है ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि स्टोर में कुछ ना जाए, सारा प्रोडक्शन में आ जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि सारा ही स्टोर में चला जाए। कभी वो 80-20 बन सकता है, 90-10 की रेशियो में बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कहता है सर थ्योरेटिकली आप 50-50 मान लो। उसके बाद जब दोबारा आपका माल आएगा 1000 यूनिट्स का, तो क्या होगा? अगेन इसका 50% स्टोर में जाएगा 500, प्रोडक्शन में आएगा 500, और जो पुराना स्टोर में पड़ा हुआ था वो भी प्रोडक्शन में आ जाएगा 500। तो आपका यहां पे इस दौरान स्टोर में कितना रहा? 500। फिर ये वाला 500 आपका निकल गया प्रोडक्शन में, इस दौरान आपका स्टोर में कितना रहा? 500। तो ऑन एन एवरेज पूरे साल आपका स्टोर में रहे कितना रहा है? 500, जो कि आया कैसे? 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज, 50%। तो वो निकाला है एवरेज इन्वेंट्री एक अजम्पशन के बेसिस पर। ये कॉन्सेप्ट की अजम्पशन पेपर में नहीं लिखनी होती है। तो 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज पूरे साल मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा रहेगा। अब सर अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे दिया है, या तो गिवन है, या आपको सेफ्टी स्टॉक निकालने का मेथड गिवन है, मतलब डेटा दिया हुआ है और आप सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हो। सर कैसे करेंगे सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट? मेरा अगला कॉन्सेप्ट वही रिवाइज करवा रहा हूं जो आप कॉन्सेप्ट करते हो मैनेजिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल्स, जिसमें आप मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हो। सेफ्टी स्टॉक इज नथिंग एल्स बट योर मिनिमम स्टॉक, ठीक है ना? तो अगर या तो सेफ्टी स्टॉक दे रखा है या निकालने का तरीका गिवन है, तो बेटा जी एक बात सुन लेना, इस केस में एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करके आपकी कैरिंग कॉस्ट कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। ठीक? फॉर द सिंपल रीजन, सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक का मतलब क्या होता है? एट ऑल द टाइम्स इतना माल मैं अपने गोडाउन में रखूंगा ही रखूंगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। इस माल को मैं कब यूज करता हूं? जब इमरजेंसी का टाइम आ जाता है, कर्फ्यू वगैरह की सिचुएशन आ जाती है कि बाहर से माल मैं ले ही नहीं सकता, अभी माल की शॉर्टेज हो गई है, कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांस आ गई है, तब मैं इस माल को यूज करता हूं, नहीं तो इस माल को यूज नहीं किया जाता है। तो ये तो एट ऑल टाइम्स आपको वैसे भी फैक्ट्री में कैरी करना पड़ेगा, इस पे तो कैरिंग कॉस्ट आएगी आएगी। तो इस केस में आपकी कैरिंग कॉस्ट या तो आप सिर्फ सेफ्टी स्टॉक पर निकालोगे इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या तो आप सिर्फ सेफ्टी स्टॉक पर निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री पर आप निकालोगे ही नहीं, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट वैसे भी एक अजम्पशन प्रिजम्पशन बेस्ड था। या फिर आप क्या करोगे? दोनों पे निकालोगे, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये बनेगी आपकी कैरिंग कॉस्ट। सर आंसर तो दोनों में अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, मेरे को मालूम है अलग आएगा। जब यहां पे एवरेज इन्वेंट्री ऐड हो गई, मतलब आप सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री पर नहीं निकाल सकते, सेफ्टी स्टॉक पे तो इन एनी केस आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी आएगी। फॉर द सिंपल लॉजिक, वो तो माल मेरे गोडाउन में पड़ा ही है ना, ठीक है ना? उसके साथ अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री की भी प्रिजम्पशन जोड़ना चाहता हूं तो मैं जोड़ सकता हूं, इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता हूं यहां पे, ठीक है ना? सर आंसर अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सजेस्टेड आंसर स्टडी मैट दोनों सॉल्यूशंस को ओके करता है, तो पेपर में आपके दोनों सॉल्यूशंस ठीक हैं। सर कौन सा फॉलो करें? बेटा आपकी मर्जी है, ऑल्दो मेरा प्रेफर्ड मेथड हमेशा ये रहता है। क्यों सर आपका प्रेफर्ड मेथड क्यों रहता है ये? क्या आपका ज्यादा ही मन करता है इस मेथड को लगाने का? नहीं बेटा, मैं अपने मन से नहीं चलता हूं, मैं अपने सजेस्टेड आंसर से चलता हूं। मैं इनफैक्ट स्टडी मैट से भी नहीं चलना चाहता हूं, मैं सजेस्टेड से चलना चाहता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मेरा इंस्टीट्यूट मेरा पेपर चेक करेगा, ठीक है जी? तो सजेस्टेड में मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये सॉल्व कर रखा होता है, आंसर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आ गई आप सबको? मेरे को बताइए, ये वाली बात क्लियर हो गई? यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। अच्छा सर, इसमें ना कई बच्चों को बाद में एक डाउट और आता है, सर आपने बताया था एट ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, लेकिन सर जब मेरे क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ जाए, जब मेरे क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ जाए और ईओक्यू पे चल रहा हूं, मैं काम ईओक्यू पे ही कर रहा हूं, लेकिन सेफ्टी स्टॉक आ गया है,
अब मैं कैरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं या तो इस मेथड से या इस मेथड से। अब तो नहीं आ रहा सर ये कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा ये बराबर। अगर आपके क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ गया है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इवन एट ईओक्यू नहीं आएगा। इस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि जो मेरे ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है वो बना ही एवरेज इन्वेंट्री पर है, और जब मैं एवरेज इन्वेंट्री के सिर्फ कॉन्सेप्ट को बना ही नहीं रहा हूं, मैं सेफ्टी स्टॉक बीच में ला रहा हूं, क्वेश्चन ने बीच में डाला है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मान ही नहीं सकता, फिर वो नहीं फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, देख लीजिए। तो कैरिंग कॉस्ट या तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं है, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो या तो सिर्फ सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पे ये निकलेगा। उससे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमने नोट किया है, वो हम कर चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल नेवर बी राउंडेड ऑफ, ये मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है। बेटा अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट्स में आ जाना, देखो आप किसी भी अमाउंट को राउंड ऑफ कर लेना, वो हमारे अप्रॉक्स में निकलती हैं, लेकिन कभी भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ मत करना, ठीक है ना, कभी मत करना। मेरे को मालूम है आधा ऑर्डर नहीं प्लेस किया जा सकता, 0.75 ऑर्डर नहीं प्लेस किया जा सकता, पूरा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा या नहीं ही किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप कभी भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ मत करना। रीजन, सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर पॉइंट्स में आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आधा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, 0.75 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, वो मेरी कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट, मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट एग्जांपल के लिए 1000 यूनिट्स हैं, पूरे साल में मेरे को 1000 यूनिट्स चाहिए होती हैं, लेकिन मेरा सप्लायर कहता है कि भाई कम से कम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर दे, ऑर्डर साइज। अब मेरे सप्लायर ने कह दिया कि मैं तो इससे कम का ऑर्डर नहीं लेता, तो मेरे को 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ गया। मैंने कितने ऑर्डर प्लेस किए? एक ऑर्डर प्लेस किया अभी 2000 यूनिट्स का, और मान लो एक ऑर्डर प्लेस करने पर मेरा 5000 का खर्चा आ गया। तो अब जो मेरा ईयर 1 है, ईयर 1 में मैं कितना माल यूज करूंगा? एक साल में तो मैं 1000 यूनिट्स यूज करूंगा, जबकि मेरा ऑर्डर पे खर्चा कितना आया? 5000, लेकिन 5000 के खर्चे में मैंने माल कितना खरीदा है? 2000। तो 5000 में से प्रोपोर्शनेटली मेरा इस साल खर्चा अक्रू कितना हुआ? सर मैंने आधी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, तो आधा ही खर्चा अक्रू हुआ ना, प्रीपे कर दिया है मैंने, एक तरह से प्रीपेड खर्चा है, लेकिन अक्रू तो आधा ही हुआ। खर्चा मेरा अक्रू हुआ है इस साल 2500, और बाकी का माल ईयर 2 में यूज करूंगा 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो बाकी का आधा खर्चा 2500 नेक्स्ट ईयर में अक्रू होगा, भले ही मैंने पे आज कर दिया है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो अल्टीमेटली इसका बना क्या? ये एक तरह से मैं पहले साल में आधा ऑर्डर प्लेस तो पूरा एक कर रहा हूं 2000 यूनिट्स का, लेकिन पहले साल में यूज कितना कर रहा हूं? आधा ऑर्डर यूज कर रहा हूं, और एक ऑर्डर पे कॉस्ट 5000 है, तो इस साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट 2500 बनी। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में मैं आधा ऑर्डर यूज कर रहा हूं, इनटू एक ऑर्डर पे कॉस्ट 5000 है, तो 2500 नेक्स्ट ईयर की है। तो ये जो पॉइंट्स में ऑर्डर आते हैं ना, अगर पॉइंट्स में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता मैंने आधा ऑर्डर प्लेस किया है, इसका मतलब होता है मैंने आधा ऑर्डर इस साल यूज किया है, सो एज टू प्रोपोर्शन द कॉस्ट। ठीक है जी, समझ आया भाई सबको? तो ईओक्यू के कॉन्सेप्ट को मैंने इन एंड आउट पूरा डिस्कस कर लिया है। इसमें ज्यादातर जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, कंपैरिजन वाले, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया होगा ईओक्यू पे चल लें, एक ऑप्शन दिया होगा मेरा सप्लायर कह रहा है कि इतना डिस्काउंट दे दूंगा, उस पे चल लें। और फिर क्वेश्चन की 2-3 तरीकों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो क्वेश्चन कह देगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इंकर्ड बाय नॉट फॉलोइंग ईओक्यू, ईओक्यू को फॉलो ना करते हुए मेरे को कितना खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो वही 3 खर्चे, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, दोनों केसेस में वो निकालूंगा और टोटल कॉस्ट जो भी आएगी उसका माइनस कर दूंगा। या फिर क्वेश्चन क्या आता है, ईओक्यू पर चलकर मैंने कितना सेव किया। बात वही है, या तो ये बोल लूं ईओक्यू को ना मानकर कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, या ये बोल लूं ईओक्यू को मानकर कितनी सेविंग करी। अल्टीमेटली वही तीनों एलिमेंट्स, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल माइनस आंसर। ठीक है ना? अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है, ईओक्यू पे चलता हूं तो भी डिस्काउंट नहीं है, सप्लायर की बात मानता हूं तो भी डिस्काउंट नहीं है, तो सर एक काम करूं, परचेज प्राइस इग्नोर कर दूं? परचेज प्राइस इग्नोर करने की बच्चा बात क्यों करता है? क्योंकि बेटा जी इस फॉर्मेट में यहां पे भी 20 आएगा फिर,
और यहां पे भी 98% नहीं आएगा, 20 आएगा, तो परचेज प्राइस सेम आएगी। तो बच्चा कहता है सर परचेज प्राइस तो सेम आएगी, और एंड में जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, उसका जो डिफरेंस निकालोगे, उस डिफरेंस में परचेज कॉस्ट का कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो इग्नोर कर दो। बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात है, कर दो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन बातों को कि भाई डिस्काउंट नहीं होगा तो परचेज प्राइस को इग्नोर कर दूंगा, डिस्काउंट होगा तो परचेज प्राइस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर यहां पे परचेज प्राइस अलग आएगी, यहां पे अलग आएगी। तो आप यूनिवर्सल करो ना, कि पेपर में भूल भी जाओ तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सही हो। मतलब इन एनी केस यू कंसीडर परचेज कॉस्ट। पेपर में अगर ध्यान नहीं भी आया, आप तो बाय डिफॉल्ट परचेज कॉस्ट कंसीडर कर रहे होगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी भी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यहां पे क्या है, कई बार क्वेश्चन ना स्पेसिफाई करते हैं कैलकुलेट एनुअल टोटल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन ने ये लिख दिया है ना एनुअल टोटल कॉस्ट, तो भले ही डिस्काउंट है या डिस्काउंट नहीं है, यू हैव टू कंसीडर परचेज कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा है मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए। टोटल कॉस्ट इज परचेज कॉस्ट प्लस एसोसिएटेड कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। अब ये एवरेज इन्वेंट्री की बात मैं यहां पे कर चुका हूं, 1/2 ऑफ ऑर्डर साइज। अब मेरे पास आता है कॉन्सेप्ट नंबर 4। हाँ जी, यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर है? चलें आगे। तो मैनेजिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। अब ये तो सर फॉर्मूला सेंट्रिक है, यहां पे तो मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करूंगा, बल्कि फॉर्मूला रिवाइज करवाने के बाद। सबसे पहले सर रीऑर्डर लेवल। पहली बात सर, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब तो सिंपल सा ये है, मेरे पास गोडाउन में अभी कितना माल और पड़ा हो कि मैं अगले माल का ऑर्डर प्लेस कर दूं। देखो जी, ऑर्डर साइज का मतलब होता है एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूं। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है गोडाउन में कितना पड़ा हो कि अगला ऑर्डर प्लेस कर दूं। ठीक है जी, इट इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट विच फ्रेश ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड, अदरवाइज द फर्म में फेस स्टॉक आउट सिचुएशन। गोडाउन में कितना माल पड़ा हो कि अगला ऑर्डर प्लेस कर दूं। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला बनेगा क्या? मान लो सर मैं यहां पे ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं यहां पे ऑर्डर प्लेस करता हूं और मेरा वेंडर कहता है भाई 5 दिन लगेंगे माल आने में। मैंने अगर आज यहां पे ऑर्डर प्लेस किया तो मेरा वेंडर कहता है भाई 5 दिन बाद माल पहुंचाऊंगा, तो 5 दिन लगेंगे माल पहुंचने में। पहली बात, इसको क्या कहते हैं? 5 डेज को लीड टाइम। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि मैं एक दिन में 100 किलो कंज्यूम करूंगा, तो मेरे पास यहां पे कितना माल होना चाहिए? सर 5 दिन है, एक दिन में 100 किलो कंज्यूम करूंगा, मेरे पास यहां पे 500 किलो का माल होना चाहिए, ताकि जब मेरे पास गोडाउन में 500 किलो का माल पड़ा हो और तब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, 5 दिन मेरा वेंडर ले रहा है माल को पहुंचाने में, तो मैं 5 दिन खाली ना बैठूं। 5 दिन के लिए मेरे पास कंजम्पशन के लिए माल है, और जैसे ही 5वें दिन माल खत्म हुआ, नया माल आ गया, मटेरियल आ गया वेंडर से, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है ना? बट अब सर जरूरी थोड़ा ना एक दिन में 100 किलो कंज्यूम करोगे, कम भी कंज्यूम कर सकते हो, ज्यादा भी कंज्यूम कर सकते हो, और सर जरूरी थोड़ा ना 5 दिन ही लगेंगे, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, मान लो 6 दिन 7 दिन। तो सर हम कहते हैं फिर एक काम करो, ताकि आप ना फंसो मत, आप एक काम करो, आप एक दिन में मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय, और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। आपका वेंडर क्या कह रहा है कि 5 से 6 दिन लगेंगे, 5 से 8 दिन लगेंगे, तो मैक्सिमम क्या कह रहा है कि इतने दिन लग जाएंगे। आप मैक्सिमम दिन कंसीडर कर लो, मैक्सिमम लीड टाइम। इससे कम लग गए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतने लग गए मैक्सिमम तो भी दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा लग गए वो बिजनेस का रिस्क है सर, वो तो झेलना पड़ेगा फिर, और वो हमेशा नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में होगा, जैसे कोविड आ गया, कर्फ्यू लग गया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई कि माल नहीं आ पा रहा है, वो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में होगा। तभी हमने फॉर्मूला बनाया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, कई बारी क्वेश्चंस में ना मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम का डेटा नहीं दे रखा होता, क्वेश्चंस में सिंपल सा ये डेटा दे रखा होता है कि भाई देखो ऐसा है, मेरे को ना अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है एट ऑल टाइम्स। सेफ्टी स्टॉक का तो मतलब क्या होता है कि मैं इसको कभी भी यूज नहीं करूंगा, ये मेरे गोडाउन में पड़ा रहेगा, इसको मैं यूज कब करूंगा? जब इमरजेंसी आएगी। मान लो वो कहते हैं 1000 किलो तो मेरा सेफ्टी स्टॉक है, और आपको मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दे रखी, एवरेज दे रखा है बस, कि ऑन एन एवरेज एक दिन में 100 किलो कंज्यूम करते हैं, और ऑन एन एवरेज लीड टाइम लगेगा, अब मेरे को नहीं पता मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है, लीड टाइम बोल रखा है
5 दिन लगेंगे। तो मेरे पास यहां पे गोडाउन में कितना होना चाहिए कि मैं अगला ऑर्डर प्लेस कर दूं? अगर मैं यहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे गोडाउन में कितना होना चाहिए? सर 1000 किलो का सेफ्टी तो होना ही चाहिए, प्लस वेंडर कह रहा है 5 दिन लगेंगे और आप हर दिन 100 किलो कंज्यूम करोगे तो 5 दिन में 500 किलो कंज्यूम कर लोगे, तो आपके पास यहां पे 1500 किलो होना चाहिए, ताकि आप इन 5 दिनों में 500 किलो कंज्यूम कर लोगे तो भी आपके पास 1000 किलो का सेफ्टी स्टॉक तो बचा ही रहेगा और यहां पे नया माल आ जाएगा। तो ये बना क्या? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ये लगेगा ही तब ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला जब मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम ना दे रखा हो, बस कंजम्पशन दे रखी हो और लीड टाइम दे रखा हो, मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है कुछ नहीं बता रखा, तो ये लगा देंगे फिर। और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो सिर्फ लीड टाइम कंजम्पशन लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बस आपको। अच्छा, उसके बाद बात आई मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? किसी भी दिन मेरे पास मेरे गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है? तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आज माल का ऑर्डर प्लेस किया, कुछ दिन बाद मेरे गेट पर माल आया, जैसे ही माल मेरी फैक्ट्री के अंदर आया नया माल, उस टाइम पर मेरी फैक्ट्री में जो माल है वो हाईएस्ट मटेरियल होगा। उससे ज्यादा मटेरियल कभी भी किसी भी दिन मेरी फैक्ट्री में हो नहीं सकता। जैसे सर मान लो मैंने यहां पे 5000 किलो मेंटेन कर लिया, 5000 किलो मेंटेन कर लिया, दिस इज माय रीऑर्डर लेवल। मतलब इतना माल मेरे गोडाउन में मैंने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया और मान लो ऑर्डर प्लेस किया मैंने 20,000 यूनिट्स का, ठीक है, और वेंडर कह रहा है 5 दिन लगेंगे। और मैं हर दिन मान लो यहां पे 500 किलो कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने इन 5 दिनों में कितना कंज्यूम कर लिया होगा? 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2500, ये मैंने कंज्यूम कर लिया होगा। मेरे पास यहां पे बचा कितना होगा? 2500, या इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा अलग आ जाए ताकि 600 ले लेता हूं मैं यहां पे। तो मैंने कंज्यूम कर लिया होगा ये 3000, 3000 मैंने यहां पे कंज्यूम कर लिया होगा। मेरे पास यहां पे बचा कितना होगा? 2000। अब जैसे ही मेरे पास यहां पे 2000 बचा, मेरे पास नया माल आ चुका है कितना? 20,000 किलो। तो मेरा मैक्सिमम माल कितना है? सर 20,000 किलो मेरे पास अभी नया नया रिसीव हुआ है और 2000 किलो उससे पहले भी मेरे पास बचा हुआ था, तो मेरा मैक्सिमम मटेरियल इज 22,000। क्यों सर? इससे ज्यादा कभी भी और माल हो नहीं सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अगले ही दिन से छठे दिन और कंज्यूम होगा, ये कम हो जाएगा, अगले दिन और कंज्यूम होगा, ये और कम हो जाएगा, और कंज्यूम होगा और कम हो जाएगा। एक दिन फिर आएगा जब आपके पास गोडाउन में 5000 किलो बच जाएगा, कम होता 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 फिर 5000 बच जाएगा, फिर आप नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे, फिर ये सिचुएशन आएगी, फिर वो कम होता जाएगा, फिर ये सिचुएशन आएगी, फिर वो कम होता जाएगा। कहने का मतलब है इससे ऊपर माल नहीं हो सकता। दिस इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये निकला कैसे? 5000 माइनस 3000, यहां से 2000 आया, प्लस जो मैंने 20,000 का ऑर्डर किया है, ये है क्या? 5000 क्या था? रीऑर्डर लेवल, इतना मेरे पास गोडाउन में पड़ा हुआ था। ये 20,000 क्या था? रीऑर्डर क्वांटिटी, मैंने कितना माल का ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर साइज, माइनस ये 3000 क्या था? लीड टाइम के दौरान मैंने कंज्यूम क्या किया। अब सर मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा लीड टाइम के दौरान मैं मिनिमम कंज्यूम करूंगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम निकालना है। कभी मैक्सिमम कंज्यूम भी हो सकता है, कभी एवरेज कंज्यूम भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं मिनिमम कितना कंज्यूम होगा कि मेरा मैक्सिमम कितना बच जाए। ये मेरा फॉर्मूला बन गया यहां पे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मेरे को बताइए लॉजिक के साथ, मैं लॉजिक भी देख लो, सिर्फ फॉर्मूले नहीं रिवाइज करवा रहा हूं, मैं आपको साथ साथ लॉजिक भी बताना चाह रहा हूं, ताकि एंड मोमेंट पे भी आपको लॉजिक के हिसाब से फॉर्मूले याद हो, पेपर में भूल भी जाओ खुद बना लोगे। तो समझ आ रहे हैं भाई सबको? रिवाइज हो रहा है अच्छे से? हाँ जी, ओके जी, ओके, आगे बढ़ते हैं सर। फिर आया आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल को बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक के नाम से भी पहली बात जाना जाता है। क्वेश्चन में आपसे मिनिमम स्टॉक लेवल मांग ले, बफर स्टॉक लेवल मांग ले, सेफ्टी स्टॉक लेवल मांग ले, बात एक ही है। ये सेफ्टी स्टॉक वही है जो पहले कर रहे थे, जब मैंने कैरिंग कॉस्ट में भी बोला ना कि या तो आपके पास डेटा दिया हो या सेफ्टी स्टॉक ही गिवन हो। तो डेटा दिया होगा तो कौन सा डेटा दिया होगा? फॉर्मूला इसका भी बना लेते हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग। बेटा मिनिमम स्टॉक क्या होगा? गोडाउन में कुछ माल पड़ा हुआ था, मैंने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब रीऑर्डर लेवल था, मैंने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया।
लीड टाइम के दौरान मैंने जो कंज्यूम किया वो कंज्यूम हो गया। अब नया माल मेरी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, बस नए माल को गोडाउन में रखने से जस्ट पहले, नए माल को, नए मटेरियल को गोडाउन में जस्ट रखने से पहले जो मेरे गोडाउन में माल पड़ा होगा वो मेरा मिनिमम स्टॉक है, उससे नीचे मेरा स्टॉक नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने यहां पे ऑर्डर प्लेस किया और मान लो 5000 यूनिट्स थी यहां पे, ठीक, और मैंने वही 20000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया। वेंडर ने कहा 5 दिन लगेंगे, हर दिन मैं 600 किलो यूज कर रहा हूं, यहां पे नया माल रिसीव हो गया 20000। मैंने इन 5 दिनों में कितना यूज कर दिया? 600 किलो पर डे के हिसाब से 5 दिन में 3000 किलो। ये नया माल 20000 जस्ट गोडाउन में रखने से पहले मेरे पास यहां पे कितना माल पड़ा होगा? 2000। दिस इज माय मिनिमम स्टॉक, क्योंकि इसके बाद फिर इसमें 20000 ऐड हो जाएगा, ठीक, वो फिर बढ़ जाएगा, फिर वो धीरे 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 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक टाइम आएगा 5000, फिर ये 2000 पे पहुंचेगा, फिर उसमें 20000 ऐड हो जाएगा, वो सर्कल घूमता जाएगा, अल्टीमेटली 2000 से नीचे मेरा स्टॉक नहीं जा सकता। ये 2000 आया कैसे? 5000 माइनस 3000, ये 5000 क्या था? मेरे गोडाउन में कितना पड़ा हो कि अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया, दैट इज रीऑर्डर लेवल, माइनस 3000 क्या था? लीड टाइम के दौरान मैंने क्या कंज्यूम किया। लेकिन हम यहां पे माइनस करते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब बच्चा कहता है सर जब आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकलवा रहे थे तो मिनिमम माइनस करवा रहे थे, जब आप मैक्सिमम निकलवा रहे थे तो मिनिमम माइनस करवा रहे थे, अब मिनिमम निकाल रहे हो तो मैक्सिमम माइनस कर लो। बेटा अगर मैक्सिमम माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 से नीचे तो वैसे भी मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं जा सकता। 0 के लिए फिर मैं फॉर्मूला क्यों ही बनाऊं? सर 0 कैसे चला जाएगा? अरे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगर मैंने यहां पे मैक्सिमम कर दिया तो वही यही रीऑर्डर लेवल बन जाएगा, आंसर 0 बन जाएगा। तो 0 के लिए मैं फॉर्मूला थोड़ा ना बनाऊंगा अगर मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इसलिए हमने यहां पे एवरेज को कंसीडर किया है कि ऑन एन एवरेज मेरे पास इतना मिनिमम स्टॉक लेवल रहेगा या फिर 0 रहेगा। इसलिए मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। एक मिनट मैं यहीं पे बता देता हूं। इसलिए इसके फॉर्मूले में लिखा क्या जाता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, कॉमा 0। मतलब या तो ये होगा या 0 ही होगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। लास्ट है आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल। ये तो सिंपल है यार, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ रिवाइज करने वाला है नहीं। डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है? वो सिचुएशन जब बाहर से माल फैक्ट्री में लाया नहीं जा सकता, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोविड जैसी सिचुएशन है, या माल आ ही नहीं रहा है पीछे से। तो कहने का मतलब है इस तरीके की जब भी सिचुएशन होती है उसको कहते हैं डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल में हम एवरेज कंज्यूम करना चाहते हैं, मैक्सिमम कंज्यूम नहीं करते। वैसे तो यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन आना चाहिए कि उस टाइम पे तो आप बिल्कुल बेयर मिनिमम पे अपनी प्रोडक्शन चला पाओगे, लेकिन फिर भी मेरे कॉन्सेप्ट में अब एवरेज कंजम्पशन है तो वो लेना पड़ेगा। इनटू इमरजेंसी परचेज के दौरान लीड टाइम क्या लगेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर मेरा वेंडर कहता है ना 5 से 6 दिन में माल आ जाएगा, तो इमरजेंसी के टाइम पे वो कहेगा सर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला है, अल्टीमेटली वही है, लीड टाइम कंजम्पशन है। बाकी यहाँ पे वही सिंपल नोट्स हैं। लीड टाइम का मतलब क्या है? टाइम गैप, कि आज मैं अगर ऑर्डर प्लेस करता हूं और डेट ऑफ रिसीट और वो रिसीव कब होगा, उस बीच के टाइम को लीड टाइम कहा जाता है। एवरेज लीड टाइम कैसे निकाला जाएगा? एवरेज लीड टाइम बोलूं या नॉर्मल लीड टाइम? मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही एवरेज कंजम्पशन या नॉर्मल कंजम्पशन कैसे निकाली जाएगी? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। चाहे एवरेज लिखा हो, चाहे नॉर्मल कंजम्पशन लिखा हो, चाहे एवरेज लीड टाइम लिखा हो, चाहे नॉर्मल लीड टाइम लिखा हो, बात एक ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, अब ध्यान से फिर से मैं समअप कर रहा हूं, 3 चीजें होती हैं। एक बारी में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए, ऑर्डर साइज या रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि ईओक्यू बताता है। गोडाउन में कितना पड़ा हो कि अगला ऑर्डर प्लेस कर दूं, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है जी। एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में टाइम गैप कितना होगा, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना होगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे को पूरे साल में 180 ऑर्डर प्लेस करने हैं, पूरे साल में 180 ऑर्डर प्लेस करने हैं और साल में 360 दिन है एग्जांपल के लिए। तो भाई मुझको हर कितने दिन बाद ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? सर 360 दिन है पूरे साल में, और आप पूरे साल में 180 ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, तो आपको हर 2 दिन बाद एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके आप 360 दिन में पूरे साल में 180 ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। वही फॉर्मूला लिखा है, 360 और 365 जो भी साल में दिन है,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल में कितने ऑर्डर हैं, और इसका मतलब क्या है, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, दो ऑर्डर्स के बीच में टाइम गैप क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स है। उसके बाद कई बारी छुटपुट चीजों में, थ्योरेटिकल चीजों में मांग लेता है मटेरियल और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया। उसके बाद बात आती है आपके पास स्टोर लेजर की। बेटा जी अब स्टोर लेजर का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, एक बारी फिर भी मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा, बेटा मैं फटाफट सारे कॉन्सेप्ट्स बोलता जा रहा हूं, क्या आप ग्रैब भी कर पा रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही, एक्टिव है सब एकदम से? चलो जी चलो, ओके। तो सर स्टोर लेजर सर हमको पता है फीफो लीफो वेटेड एवरेज, ये तो सर हम कर लेंगे, आई होप, इस पे मैं बात नहीं करना चाहता हूं। फीफो का सिंपल सा मतलब होता है सर जो पहले आया हुआ है वो पहले जाएगा, लीफो का मतलब होता है सर जो लेटेस्ट है वो पहले जाएगा, पुराना वाला पड़ा ही रहेगा। वेटेड एवरेज का मतलब है सर मेरे को पता नहीं है कौन सा जाएगा। वेटेड एवरेज लगता ही तब है एक दिन पे लाया हुआ मटेरियल दूसरे दिन पे लाया हुआ मटेरियल जब एक जगह पे रख दिया जाए तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है, उसमें डिफरेंशिएट करना नामुमकिन है, तो वेटेड एवरेज लगाना पड़ जाता है। और वेटेड एवरेज के लिए हम करते क्या है, अल्टीमेटली ओपनिंग कॉस्ट जो पिछले वाली कॉस्ट होती है प्लस जो करंट कॉस्ट होती है, जो अब की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कर देते हैं डिवाइडेड बाय जो ओपनिंग वाली यूनिट्स हैं, इस कॉस्ट की जो यूनिट्स हैं प्लस जो करंट कॉस्ट की यूनिट्स हैं। कहने का मतलब है कॉस्ट का टोटल यूनिट्स का टोटल डिवाइड करके एक कंबाइंड वेटेड एवरेज रेट आ जाता है। सिंपल है ये तो। मेन बात तो सर यहां पे ये थी कि मुझको स्टोर लेजर बनाना है, फॉर्मेट हमको आता है रिसीट्स, इश्यूज, क्लोजिंग बैलेंस, और डेट का कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, और सब में रिसीट्स, इश्यूज, क्लोजिंग बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट आएगा। बात ही आती है सर शॉर्टेज की। मेन पॉइंट तो यहां पे ये था। पहली बात तो सर शॉर्टेज को समझना, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये जो माल की शॉर्टेज हुई है किसी भी दिन, ये नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको, क्वेश्चन हिंट देगा। तो पहली बात तो सर आइडेंटिफाई करना है। अगर शॉर्टेज नॉर्मल लॉस है तो आपके सवाल में किस तरीके की लैंग्वेज लिखी होती है, ये लैंग्वेज लिखी होती है सर, मैंने उठा के यहां पे तभी डाल दिया अलग से। अगर क्वेश्चन में इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हुई है, शॉर्टेज टू बी ट्रीटेड एज इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटीरियल, शॉर्टेज टू बी ट्रीटेड एज इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मटीरियल और गुड्स, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, शॉर्टेज से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से जो रिमेनिंग गुड्स हैं उनकी कॉस्ट को बढ़ा दो। एप्पल वाला एग्जांपल, सर 12 एप्पल 10 रुपए के हिसाब से 120 रुपए के खरीद के आया, रास्ते में 2 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, तो 120 रुपए की कॉस्ट 10 एप्पल पे डाल दो, मतलब रिमेनिंग गुड्स पे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट डाल दो। इसका मतलब क्या है, सेम एप्पल वाला एग्जांपल, न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में यूनिट्स में से माइनस कर दो। मतलब अगर मेरा शॉर्टेज नॉर्मल लॉस है तो मैं अपने स्टोर लेजर में करूंगा क्या, जो मेरा इश्यूज का बैलेंस है ना, और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस होगा और यहां पे रिसीट्स होंगी, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा शॉर्टेज से पहले का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, एग्जांपल के लिए 100 यूनिट्स आ रही हैं 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 रुपए, और एक आ रही है मान लो 50 यूनिट्स 9 रुपए के हिसाब से 450, और मान लो मेरा क्वेश्चन में फीफो लग रहा है, तो फीफो लग रहा है पहले तो जो पहले वाला है इसमें से नॉर्मल लॉस माना जाएगा, और आप इश्यूज में ना फॉर एग्जांपल आपका 10 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है, तो इश्यूज में सिर्फ क्वांटिटी में लिख देंगे, ना रेट में लिखेंगे ना अमाउंट में लिखेंगे। इससे होगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस में जो यूनिट्स हैं वो तो 100 में से 10 माइनस होकर 90 आ जाएंगी, कॉस्ट 1000 की 1000 रहेगी, और अल्टीमेटली 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 90 11.11, और ये 50 एज इट इज आ जाएगा। और यही अगर लीफो चल रहा होता तो यहां से हटा देते, वेटेड एवरेज चल रहा होता तो एक ही रेट आ रहा होता। अल्टीमेट बात वही है, आप सिर्फ इसको देखिए और एप्पल वाला एग्जांपल विजुअलाइज करिए, वही तो बात हुई है। 120 रुपए की कॉस्ट है, वही एप्पल वाली, डिवाइडेड बाय यूनिट्स में से माइनस कर दिया, और रिमेनिंग गुड्स 90 रुपए की कॉस्ट, 90 यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है, वैसे रेट था 10 रुपए, इन्फ्लेट कर दी कॉस्ट, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। क्रक्स क्या है, नॉर्मल लॉस इश्यूज के कॉलम में सिर्फ क्वांटिटी में आएगा, ना रेट में ना अमाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस में यूनिट्स कम हो जाएंगी, अमाउंट उतना का उतना, रेट बढ़ जाएगा, बात खत्म। यही मैंने यहां पे लिखवाया है। तो पहले तो
आइडेंटिफाई करना, इस लाइन से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल लॉस बोल रहा है। ट्रीटमेंट, राइट ओनली इन क्वांटिटी का कॉलम ऑफ इश्यूज, इन क्लोजिंग बैलेंस यूनिट्स विल बी रिड्यूस्ड एंड अमाउंट रिमेन सेम ड्यू टू विच रेट विल गेट इंक्रीज्ड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस है तो पहले तो आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन एक्सप्रेसली कम ही बताता है कि ये शॉर्टेज को एबनॉर्मल लॉस बोल रहा हूं तो कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज लिखी है शॉर्टेज टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स, तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर लो, खर्चा बनाओ इसको, खर्चा बना के इसको कॉस्टिंग P&L में डालो, आपका डेड लॉस है ये, कस्टमर से रिकवर नहीं होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सेम चीज, वही आपने रिसीट्स इश्यूज कॉलिंग क्लोजिंग बैलेंस बना रखा है और आपका मान लो वही क्लोजिंग बैलेंस 100, 10,000, 50, 9, 450 और वही फीफो के अकॉर्डिंग चल रहा है और आपका मान लो वही 10 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो आप क्या करोगे, इश्यूज के कॉलम में क्वांटिटी में भी लिखोगे रेट, यहां से खराब हुआ होगा, अगर फीफो मान के चल रहा हूं तो 10 रुपए वाला माल खराब हुआ, 100 रुपए का नुकसान हो गया, 90 यूनिट्स बच गई, 10 रुपए के हिसाब से 900 और बाकी एज इट इज। और यही अगर लीफो के अकॉर्डिंग चल रहा होता तो यहां से आ जाता 9 रुपए के हिसाब से, वेटेड एवरेज तो वो सिंगल रेट होता। क्रक्स क्या बना सर, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको तो इश्यूज के कॉलम में एक नॉर्मल इशू की तरह दिखा दो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज जो चल रहा है। ठीक है जी। सर ऐसा क्यों, यहां से मुझे नुकसान पता चल गया, 100 रुपए का मेरा डेड लॉस है, ये कस्टमर से रिकवर नहीं होगा, ये 100 रुपए का अमाउंट सीधा मेरे कॉस्टिंग P&L में जाके डेबिट हो जाएगा, बात खत्म। वो यहां पे लिखा है, आइडेंटिफाई वाला पॉइंट हो गया। ट्रीटमेंट, राइट इन क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट इन इश्यूज, नॉर्मल इशू की तरह सब कॉलम्स में लिख दो। ये था आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। बस अब आपके लास्ट के 2 छुटपुट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। अच्छा, 6th कॉन्सेप्ट आता है आपका ABC एनालिसिस। बेसिकली आपका थ्योरी वाइज ज्यादा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल नहीं है इस पे ज्यादा। एक सेकेंड ना, हाँ जी। ABC एनालिसिस, इसमें तो हम क्या करते हैं यार, फॉर एग्जांपल ABC एनालिसिस का यहां पे मतलब क्या है। पहली बात तो नालायकों, ABC एनालिसिस इन मटेरियल कॉस्टिंग इज नॉट सेम एज ABC कॉस्टिंग। जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था वो अलग है, ABC एनालिसिस मटेरियल में अलग है। ABC एनालिसिस का यहां पे सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप ना अपने सारे स्टॉक को, जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल है, सिर्फ एक तरीके का रॉ मटेरियल थोड़ा ना होता होगा कंपनी के पास, पता नहीं कितने तरीकों का रॉ मटेरियल होता होगा। आप उन सारे रॉ मटेरियल्स को ना 3 कैटेगरीज में बांट दो, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। A कैटेगरी जो मटेरियल आपके लिए सब्सटेंसिव वैल्यू का है कि इसमें अगर नुकसान हुआ तो कंपनी डूबने की कगार तक पे आ सकती है। B कैटेगरी नॉर्मलाइज्ड है। C कैटेगरी कोई दिक्कत ही नहीं है यार, थोड़ा बहुत अमाउंट है। या फिर सर A कैटेगरी में वो माल आएगा जो बहुत डेलिकेट है, जिसको जल्दी जल्दी यूज करना है, नहीं तो सर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। B कैटेगरी में वो माल आएगा सर इतना जल्दी नहीं खराब होगा, 5-6 महीने की शेल्फ लाइफ है। C कैटेगरी में छुटपुट नट बोल्ट्स, टूल्स सालों साल चलते रहेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी, ओके, मेरी बात समझ आई यहाँ पे। सो इस तरीके से हम उसको बांटते हैं। बेसिकली इसमें रेशो सीधी सीधी डिफाइंड है। आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी नहीं लिखता हूं, मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4, मटेरियल 5, मटेरियल 6, इस तरीके से बड़े सारे तरीकों के रॉ मटेरियल हैं। ठीक है, सबकी आपने यहाँ पे कॉस्ट लिखी होगी कि कौन सा कितने रुपए का है, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। सबकी टोटल कॉस्ट को आप, फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपए का है, ये 50,000 रुपए का है, ये 60,000 रुपए का है, ये 70,000 रुपए का है, ये 10,000 रुपए का है, ये 9,000 रुपये, ये 8,000 रुपए का है। इन सब का टोटल लगा लेंगे। $2,98,000 की टोटल मटेरियल कॉस्ट है। अब इन सबकी ना परसेंटेजेस निकाल लेंगे। 1 लाख रुपए का मटेरियल, जो पहला मटेरियल है, वो टोटल मटेरियल का कितना प्रोपोर्शन है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,98,000 इंटू 100, 33.56%। मतलब मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट जो लग रही है उसमें से 33.56% की कॉस्ट तो मेरी पहले मटेरियल पे ही लग रही है।
दूसरा मटेरियल 50,000 डिवाइडेड बाय 2,98,000 इनटू 100, 16.78%। मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट में से सिर्फ 16.78% की कॉस्ट सेकंड मटेरियल पे लग रही है। 20.13%। $23.49%। 3.36%। 2.68%। इस तरीके से हमने इन सब की परसेंटेजेस निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। क्लासिफाई आइटम्स हैविंग नियरली 70% वैल्यू अंडर कैटेगरी ए। अब इसमें से हाईएस्ट को निकालो। सबसे पहले 33.56%, दैट इज पहला मटेरियल। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट इज फोर्थ 23.49%। फिर इसमें से थर्ड हाईएस्ट निकालो 20.13%। ये कितना बना अभी? 33.56 प्लस 23.49 प्लस 20.13, ये बना 77 चला गया। मतलब मैं इसको भी चलो काउंट कर लूंगा तो 1, 3 और 4 ये मटेरियल आपके ए कैटेगरी के मटेरियल हो गए। इनका बहुत ध्यान रखना है। वैसे ही इनकी परसेंटेज बन रही है 77.18%, क्योंकि मैंने एवं एग्जांपल ले लिया है। जो एग्जांपल आपके पास आएगा उसमें इसी तरीके से आएगा कि इनकी परसेंटेज 70% तक बन रही होगी, ठीक है ना। 20% अंडर कैटेगरी बी, उसके बाद जो नेक्स्ट परसेंटेजेस काउंट होंगी अप टू 20% उनको बी कैटेगरी में रख देंगे, और जो बचा कुचा लास्ट का होगा 10% वो सी कैटेगरी में आ जाएगा, वो वाले मटेरियल, ठीक है ना। इस तरीके से एबीसी एनालिसिस यहां पे किया जाता है। अच्छा, थ्योरी की बातें जब मैं कर रहा हूं तो एबीसी एनालिसिस एक तो हो गया इसमें, एक यहां पे आता है जस्ट इन टाइम। इस पे भी कई बारी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। ये थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, प्रैक्टिकल नहीं है ये। जस्ट इन टाइम का सिंपल सा मतलब ये होता है, सर हम ना रॉ मटेरियल ऐसे परचेज करेंगे कि मैं स्टॉक नहीं मेंटेन करूंगा सर अपने पास। मेरे को जब जब फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं तब ऑर्डर प्लेस करूंगा टू सप्लायर, ठीक। और जब जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तब ऑर्डर ऑफ मटेरियल मेरे को रिसीव होगा, और मैं इसको यूज करूंगा, कंज्यूम करूंगा फॉर फिनिश गुड्स। नो एक्स्ट्रा स्टॉक विल बी मेंटेन्ड। कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा स्टॉक मैं अपने पास मेंटेन नहीं कर रहा हूं। लेकिन सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, एक डर होता है कि मेरे को जब माल चाहिए, क्या तब मेरा सप्लायर मेरे को वो माल प्रोवाइड कर भी देगा? हो सकता है सप्लायर उस टाइम पे मना कर दे कि मेरे पास नहीं है। उसके लिए मुझे पहले ही सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस चीज का, कि सप्लायर मैं तेरे को ना पहले ही ऑर्डर प्लेस करके नहीं रखूंगा, मेरे को जब जब चाहिए होगा मैं तब ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो तेरे पास ना उस टाइम पे होना चाहिए। तो एक तरह से मैं खुद ना स्टॉक मेंटेन करके मैं सप्लायर को कह रहा हूं, सप्लायर तू अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखियो। मैं नहीं स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूं, मैं तो तभी खरीदना चाहता हूं जब मेरे को रिक्वायरमेंट हो, लेकिन तू अपने पास हमेशा स्टॉक मेंटेन करके रखियो कि जब जब मेरे को चाहिए हो तू प्रोवाइड कर पाए। तो सप्लायर कहता है अच्छा जी, तेरे लिए मैं स्टॉक मेंटेन करूं, तो फिर जितना माल मैं वैसे बेचता हूं उससे महंगा बेचूंगा। तो जस्ट इन टाइम में थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, क्योंकि एक तरह से मेरे स्टोरेज का काम सप्लायर कर रहा है मेरे लिए। दिस इज जस्ट इन टाइम। जब माल चाहिए जस्ट इन टाइम उसी टाइम माल ऑर्डर करेंगे, एज सिंपल एज दैट। जब थ्योरी की बात ही हो रही है तो आखिरी एक चीज की और बात कर लेता हूं बेटा। एक होता है फास्ट मूविंग गुड्स, एक होते हैं स्लो मूविंग गुड्स, एक होते हैं नॉन मूविंग गुड्स। मेरे ख्याल से नाम से ही पता चल रहा है आपको। फास्ट मूविंग गुड्स का मतलब है जैसे जैसे मैं खरीदता जा रहा हूं, साथ की साथ कंजम्पशन होने के लिए प्रोडक्शन में जाता जा रहा है, फटाफट फटाफट कंज्यूम होता जा रहा है। सर इसमें ना खराब होने का डर नहीं है, क्योंकि साथ साथ कंज्यूम हो रहा है। और जो मेरा स्लो मूविंग गुड्स है, ये क्या है सर, आज खरीद लिया 6 महीने बाद यूज होने जा रहा है।
तो मन में सवाल आता है, जब तुमको 6 महीने बाद कंज्यूम करना था तो तुमने आज क्यों खरीदा? पैसा ब्लॉक करवा दिया, पैसा आज निकल गया, माल आज आ गया, 6 महीने तक तुमने यूज ना किया। भाई तुमको अगर 6 महीने बाद चाहिए था तो 6 महीने बाद माल का ऑर्डर करते, ताकि 6 महीने तक वो पैसा मेरे पास रहता, कम से कम मैं कुछ कमा लेता उस पैसे पे, या कहीं और खर्च कर देता उस पैसे को और ज्यादा प्रोडक्टिव चीज पर। नॉन मूविंग गुड्स का मतलब है खरीद के रखा हुआ, अभी तक यूज ही नहीं किया, तो खरीदा क्यों था? बेसिकली यहां पे मुझको कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होता है, क्योंकि यहां पे रिस्क होता है ऑब्सोलेंस का, कि खराब ना हो जाए कहीं अब ये पड़ा पड़ा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, स्लो मूविंग गुड्स या तो मैं देखता हूं कहीं मैंने लीफो तो नहीं लगा रखा कि लेटेस्ट जाई जा रहा है, पुराने वाला पड़ा हुआ है, तो मैं अपने इन्वेंट्री का सिस्टम चेंज करूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको फटाफट यूज करूंगा जब भी इसकी जरूरत हो। और अगली बारी इस कैटेगरी में जो जो गुड्स होंगे कि बी तरीके का रॉ मटेरियल था, एक ई तरीके का रॉ मटेरियल था जो कि इस कैटेगरी में खरीदा हुआ था, अगली बारी इसको बहुत देख समझ के खरीदूंगा, जब चाहिए होगा तभी पैसा निकालूंगा इसके लिए। और नॉन मूविंग तो मैं फिर खरीदूंगा ही नहीं अगली बारी, क्योंकि ये कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। मतलब नॉन मूविंग से मेरे को पता चल गया, सर मेरी फैक्ट्री में मुझको ये माल नहीं चाहिए, तभी तो मूव नहीं कर रहा है, खरीदा हुआ पड़ा हुआ है कब से। मेरी बात समझ आ गई? नॉन मूविंग है ना, वैसे वो वाले स्टॉक आते हैं जो 2-3 साल से खरीदे पड़े हुए हैं। 2-3 साल से अगर खरीदे पड़े हुए हैं, आपने यूज ही नहीं करे हैं, मतलब आपको चाहिए ही नहीं, फिर तो अगली बारी इसका ऑर्डर ही प्लेस मत करो, बेफिजूल खर्ची मत करो, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक्स है, यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बनते थे। लास्ट आपका स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट है बेटा जी, इसको तो आपको क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा, जो मैंने क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो आप करिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है जी। एक बारी रुक जाना।